अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं तमाम जो देखने वाले हैं उनको खुशामदीद कहना चाहूँगा। मेरा नाम ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इब्राहिम शब्बीर है और मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्मार्ट गेम्स अकेडमी हूँ। और इनिशियली जो है वो हम डिफरेंट टीचर्स भी मैं टीचर भी हूँ और साथ-साथ टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो इस वक़्त जो है वो आप ये जानते हैं कि बहुत ही जल्द जो है वो हमारे स्कूल्स जो हैं वो ओपन होने वाले हैं। और अब जो है वो हम अपने नॉर्मल टीचिंग रूटीन्स पर जाने वाले हैं। कुछ मल्टीपल चीज़ें होंगी, लेकिन हमें अपने नॉर्मल टीचिंग मेथड्स पे हम आएँगे। तो इस पर आज जो है वो हमने लाइव सेशन जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है कि किस तरह जो है वो अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज़ को आप डेवलप कर सकते हैं ताकि आपकी टीचिंग जो है वो इम्प्रूव हो। अभी हम ये जानते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू द एसओपीज़ जो गवर्नमेंट ने हमें दी हैं, उस पर जो है वो हमें 50% स्कूल एक दिन बुलाना है, एक दिन फिर दूसरे लेवल बच्चों को बुलाना है। तो इस तरह से हमारी अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो वो 15-15 में 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाते हैं। तो इस तरह के मतलब हर लेक्चर जो है वो आपको 2 बार रिपीट करना है। तो इस पर जो है वो हम थोड़ा-सा ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से जो हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ को डेवलप करेंगे ताकि हम अपनी टीचिंग जो एक चीज़ पढ़ाते हैं, हमने अक्सर देखा होगा कि एक चीज़ पढ़ाते-पढ़ाते जो है वो हम उसको जब दोबारा रिपीट करते हैं, तो कुछ चीज़ें हम इमिट कर देते हैं। वो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम उसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं ताकि दोनों क्लासरूम में जो नॉलेज है वो इक्वल है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो इंजीनियर सैयद रिज़वान साहब मौजूद हैं, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एंड मैनेजर हैं एट बीआईसी एंड बीयूकेसी, राइट। तो उन्हें सबसे पहले वेलकम करते हैं और उनके बाद जो है वो मैं उनका थोड़ा-सा छोटा-सा तारुफ आपके साथ पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर, क्या हाल है सर आपके? बस आपकी दुआएं चाहिए। सर हमारी दुआएँ ऑलवेज़ आपके साथ हैं सर। जी जी, थैंक तो यू मैं थैंक पहले यू। सर का तारुफ करवा दूँ। सर जो है वो करंटली जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजर की तरफ से काम कर रहे हैं और इनके पास जो है वो 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और बाकायदा इन्होंने कुछ अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह पे काम किया हुआ है और इन्होंने 2 से 3 जो है वो नेशनल और 2 इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स जो है वो इनोवेशन इंक्यूबेशन ऑफ यूसी कैंपसेस सब रीजनल प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान में काम किया हुआ है और सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हैं फैकल्टी ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के और इस वक्त जो है वो एचईसी ऑफिशियल रिसोर्स पर्सन भी हैं। और मज़ीद इनके बारे में अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी डिटेल्स मौजूद है मेरे पास। आज तो थोड़ा शॉर्ट है वो लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर एट बहरिया यूनिवर्सिटी जो है वो इनके अंडर में आती हैं और बाकायदा इन्होंने 19 रिसर्च आर्टिकल्स और जो डिफरेंट एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इन्होंने किए हुए हैं। माशाल्लाह से आपकी सर रिसर्चेस अगर पढ़ने का मौका मिलेगा तो ज़रूर हम पढ़ेंगे और इससे नॉलेज हासिल करेंगे। तो मज़ीद जो है वो बेहतर और बेहतर हमें इससे नॉलेज मिलेंगे। तो सर वी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू टू स्मार्ट गेम्स अकेडमी और इस सेशन पर आपको सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ ही जो है वो हम जो है वो आपके तरफ बढ़ते हैं ताकि आप जो है वो अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हेयर। एंड बस थोड़ा सा आपने जो बताया उसमें मैं मज़ीद इजाफा कर दूँ, वही इंजीनियर सैयद रिज़वान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर और मैनेजर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि नाम बड़ा हो जाता है, तो बीआईसी बीयूकेसी का कहा जाता है। और जो मैं बेसिकली वो यूसी, आपने साहब बेसिकली वो यूएसए है कि यूएसए के अंदर जो ऑन कैंपसेस ट्रेनिंग थी, जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी पार्क और जो है उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हमने बेसिकली वहाँ विज़िट किया है। तो वो ऑल टुगेदर बेसिकली बनती हैं। और अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग है। और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मैं एचएससी जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसका मैं एक सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ। और उनका जो एक टीचिंग मॉड्यूल है जिसको वो माइक्रो टीचिंग कहते हैं, यानी कि टीचिंग असेसमेंट आप कह लीजिए या टीचिंग पोस्टमार्टम कह लीजिए या हाउ आई एम डूइंग,
या आप कैसा कर रहे हैं और अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, अपने टीचिंग स्टाइल को, अपने लर्निंग स्टाइल को, अपने डिलीवरी स्टाइल को सॉर्ट ऑफ, यानी कि अकॉर्डिंग टू द वीडियो टेप, यानी कि आपकी रिकॉर्डिंग होती है, फिर आपको प्लेबैक होती है, फिर उसके कुछ स्किल सेट्स हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मैं हायर एजुकेशन कमीशन का उसका रिसोर्स पर्सन हूँ कि HEC जब भी ट्रेनिंग कराएगी, ठीक है, कोविड से पहले इनका एक प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेनिंग नहीं हो सकी। अब जब भी होगी तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो जो है वो फिर हम ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएंगे। तो बहरहाल ये सर छोटा सा हमारा एक इंट्रोडक्शन था अपने बारे में और कुछ अपने चीज़ों के बारे में। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। उम्मीद है कि आपके साथ जो है वो जैसे लास्ट सेशन में हमने कुछ आपसे सीखा था, वैसे ही जो है वो मज़ीद हम इस बारे में भी सीखेंगे। तो सर इंशाल्लाह सर आपके कोशिश सेशन करेंगे, पे बाकी मैं आगे जो है अल्लाह की वो मर्ज़ी है। काफ़ी, कहते हैं ना कि वेटिंग, काफ़ी हद तक मैंने वेटिंग किया है, और बाकायदा आज वो जो कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो उम्मीद है कि वो मीठे फल जो है वो आपकी इस ट्रेनिंग से हम ज़रूर हासिल करेंगे। जी सर, तो शुरू करते हैं सर। सबसे पहले तो आज की हम बात करेंगे क्लासरूम एक्टिविटीज़ पर। मैं चाहूँगा सबसे पहले जब हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ को डेवलप करने से बताएं, तो उससे पहले इस चीज़ का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ एक्चुअली है क्या। हम अक्सर ये कहते हैं कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो टीचर के लिए होती है वो एक वर्कशीट होती है जो वो क्लास में देता है, और वो कहता है क्लासरूम एक्टिविटी है। तो उम्मीद है कि मैं जब इस बात पे आपको कहूँगा तो आप बोलेंगे नहीं, ये एक्टिविटी नहीं है, ये तो एक आपने टास्क दिया है जो उस वक्त हो गया, ये एक्टिविटी नहीं कहलाती है। तो मजीद सर मैं चाहूँगा कि आप इसको बिल्कुल ही डिफाइन करेंगे क्लासरूम एक्टिविटीज जी एक्चुअल बिल्कुल। में है क्या। देखिए एक्टिविटीज़ है ये कि जो कि एक इंग्लिश में भी और उर्दू में दोनों में ट्रांसलेट करूँगा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि वो वर्कशीट दे के चलेगा। इट्स अ टास्क, इट्स नॉट एन एक्टिविटी। एक्टिविटी अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से कि जिसके अंदर नई मेथडोलॉजी कहती है कि टीचिंग रुक जाती है क्लास में एंटर होने के बाद। टीचिंग स्टॉप बिफोर एंटरिंग द क्लास, टीचिंग रुक जाती है क्लास में आने से पहले। Teaching stopped before entering the class. Learning begins after entering the class. यानी कि according to the new methodology पढ़ाई करना, टीचिंग रुक जाती है क्लास से पहले। लर्निंग बिगिंस आफ्टर एंटरिंग द क्लास, यानी कि ये जो लर्निंग वाला सर्किल है ये कहलाता है आपकी एक्टिविटीज़, कि किस तरह से आप स्टूडेंट को लर्न करवाते हैं, किस तरह से उसको सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे आप उससे कहते हैं, मैं इस वक्त अभी बात कर रहा हूँ एक प्राइमरी लेवल के ऊपर, फिर हम जरा बड़ी पिक्चर पे भी आएंगे कि बेटा भारी चीज़, अब उसको समझ में नहीं आएगा भारी चीज़ क्या मतलब। उसको हम ज़ाहिर सी बात है जब उसको समझाएंगे बेटा पेंसिल है, वो उठाएगा हाथ में, ठीक है ना। पेंसिल जब उसको देंगे उसने हाथ में उठाई, जी जी पेंसिल है, हल्की है जी हल्की। फिर उसके हम कंपैरिजन में एज़ कम्पेयर टू हम कोई उसके साथ एक बॉटल रख देंगे, हाँ भाई बेटे क्या चीज़ भारी है, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड कहेगा दिस इज़ हैवी। तो ये है एक बेसिकली एक्टिविटी लर्निंग की, जो भी हमने बात की कि लर्निंग ही बेसिकली आपकी एक्टिविटीज़ को, देयर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन डू द एक्टिविटीज़, ठीक है। टास्क और एक्टिविटी में फ़र्क यही होता है कि टास्क में तो आपने उसको सवालात दिए और ठीक है कहा बेटा कर लो। एक्टिविटी से सिर्फ आप उसको रियलाइज़ कराते हैं, उसको आप अंडरस्टैंड करवाते हैं कि देखो बेटे जो हमने आपको काम बताया है, जो करना है, उससे आपने सीखा क्या। ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी हैवी और नॉट हैवी की, तो उसने जब उसको उठा के देखा तो उसको समझ में आ गया कि भाई जो चीज़ मैं आसानी से उठा सकता हूँ वो हैवी नहीं है, जो मुझे मुश्किल लग रही है वो उसके हिसाब से हैवी है। तो दिस इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। अंडरस्टैंड द माइंडसेट कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले टास्क और एक्टिविटी को हमने यहाँ डिफाइन किया मेरे मुताबिक। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें क्योंकि देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस। गूगल भाई जिंदाबाद, गूगल भाई इसलिए कह रहा हूँ, डॉक्टर गूगल, you can type it and you can find so many theories, so many definitions, so many, but उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं क्योंकि हर चीज़ इतनी एक्सप्लोर हो गई है अब। तो वो जैसे आज के इस सेशन में जो मैं समझता हूँ जो हमारे पास टाइम है, वो पूरी बात मैं लर्निंग एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं कर सकता, मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो बहुत वास्ट है। एक एक अगर मैं एक्टिविटी की बात करूँ तो मैं समझता हूँ सर आप उस एक एक्टिविटी पे कम से कम
5-5 घंटे के 10 से ज़्यादा प्रोग्राम कर सकते हैं सिर्फ एक एक्टिविटी यानी कि लर्निंग स्टाइल को समझने के लिए। देयर आर सो मेनी लर्निंग स्टाइल, जो मैंने कहा ना कि जो आपकी हम बात करते हैं क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटीज़ किस तरह डेवलप की जाएँ जिससे आपकी टीचिंग स्टाइल या आपकी टीचिंग यानी कि जो आप बात कह रहे हैं लोगों को समझने में आसानी हो जाए, दोज एक्टिविटीज़ जिसको मैंने कहा ना कि वो लर्निंग आपकी एक्टिविटीज़ की फॉर्म है। लर्निंग बिगिंस आफ्टर एंटरिंग द क्लास। तो वो जो लर्निंग बेहतर हो जाए, ये समझ में आ जाए, दिस इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। ठीक है, किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं ज़्यादा। उसमें टीचर्स को बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों को एक्टिविटीज़ बनाने के लिए। ठीक है ना जी। तो ये तो एक सब बेसिक सी डेफिनेशन थी जिसमें मैंने आपको बताया कि टास्क और एक्टिविटी में फ़र्क क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब हम एक्टिविटीज़ को जब डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, तो वो आपके पास आएगा एक्टिविटी कि आप किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टारगेट ग्रुप द एक्टिविटी हैज चेंज। कैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप लोग यानी कि जो मैं इसका बता रहा हूँ कि जो हम इसमें कोशिश करेंगे आज को कवर अप करने के लिए, जो मेरी नॉर्मली आम तौर से जो एक क्लासरूम में हूँ या जिधर भी हूँ, थोड़ा थीम बताता हूँ। थीम बेसिकली यही है कि सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे टारगेटेड के रेंज किया उन ग्रुप्स की, वो कौन से एज ग्रुप्स हैं। ठीक है ना, तो एक्टिविटीज़ उसके हिसाब से डिफरेंट हो जाती हैं। फिर मैं बात करूँगा कि आज हम बात किस पे करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो मैं अभी आपको सिर्फ एक तरह से आउटलाइन समझा रहा हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आफ्टरवर्ड्स, यानी कि जो नेक्स्ट हमारे पास 30 मिनट्स हैं उसमें मैं आपको क्या चीज़ बताने वाला हूँ उसकी मैं आउटलाइन दे रहा हूँ। तो इब्राहिम भाई, सबसे पहले मैंने बोला कि रेंज, कि किस रेंज को आप इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं, उस रेंज ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है सर। नंबर 2, डेमोग्राफिक्स ऑफ स्टूडेंट, या जिसको स्टूडेंट डेमोग्राफी कहा जाता है। आपका जो शागिर्द है, जो वो बच्चा है, जिस एज ग्रुप का जो रेंज अभी हम देखेंगे, वो कहाँ से रहने वाला है, वो किधर का रहने वाला है, कराची के किस हिस्से का है, पाकिस्तान के किस हिस्से का है, किस माइंडसेट, किस बैकग्राउंड, किस घराने से आया है, ये बड़ा ताल्लुक रखता है। इसको भी हम देखेंगे आगे। उसकी लर्निंग बड़ी इसके ऊपर बेस करती है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम देखेंगे चल के कि किस तरह से वो एक्टिविटीज़ उस स्टूडेंट और उस टीचर या जो वो ट्रेनर है उसकी एक्सपेक्टेशंस पे आता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है बॉस्टन यूनिवर्सिटी का, जो कि उसने ठीक है 10 साल पहले दिया था, और उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उसने कनेक्शंस को बनाने की बात की थी, मेकिंग द कनेक्शंस, जिसको उसने मैपिंग का नाम दिया था। इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेकिंग द कनेक्शंस या मैपिंग, कि आप मैप कैसे कर रहे हो। अब ये मैप क्या चीज़ है आगे हम देखेंगे। उस मैपिंग के अंदर बहुत सारे आपके पास चीज़ें मौजूद होंगी, जिसके अंदर एक कैड का कॉन्सेप्ट आएगा। कैड का कॉन्सेप्ट हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो। इब्राहिम भाई, अगर मैं पूछूं तो कैट मियाँ मियाँ बिल्ली नहीं, कैड का कुछ सुना है आपने शॉर्ट फॉर्म में? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, अगर आपको आइडिया है तो। सर बेसिकली मैं तो ई कैट वगैरह, ई कैट्स और एम कैट्स के बारे में सुना है, जो बेसिकली टेस्ट वगैरह जो होते हैं हमारे पास, तो उसके बारे में सुना है। बाकी मुझे दूसरी मियाओ मियाओ वाली कैट मालूम है, इसके अलावा तीसरी अगर कोई कैट आएगी तो उसके बारे में और ये टीचिंग मेथोडोलॉजी में खास करके लर्निंग और जो क्लास रूम असेसमेंट का जो टेक्निक्स है उसको कहा जाता है। अगर क्लास रूम असेसमेंट टेक्निक्स क्या बना, सी फॉर क्लास, ए फॉर असेसमेंट, टी फॉर टेक्निक, यानी कि CAT कैट। तो ये वो वाली बिल्ली है। क्लास असेसमेंट आपके टेक्निक्स का नाम है, जो हम इसमें आज हम बात करेंगे। ये बेसिकली मैं आउटलाइन बता रहा हूँ तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। द फर्स्ट थिंग, इब्राहिम भाई आप भी हमारे साथ रहिएगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट द रेंज, second one the student demographic, the third thing about the learning, the expectations on the both sides, on the student, on the faculty side, and the fourth one mapping, making the connections from the Boston University concept. Now doing that, we will see the CAT, class assessment techniques, जो कि
यूज़ हुई हैं और लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है, जिसको ये समझ ले बारबरा डेविस ने 2009 के अंदर, उसकी एक बुक है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जो अगर आप देखें उसका नाम है वॉचिंग योर सेल्फ ऑन टेप ऑन टूल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि आप इसको देखें तो उसने बताया है कि वॉचिंग योर सेल्फ ऑन द वीडियो टेप, कि आप अपनी कैसे स्किल्स बेहतर कर सकते हैं इन द टूल्स ऑफ टीचिंग के लिहाज से। इसके बाद लर्निंग स्टाइल्स की हम बात करेंगे कि आप कौन सा लर्निंग स्टाइल क्लास में शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वही आपकी जो लर्निंग स्टाइल है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, एक बॉटल और लेट सपोज इसको मैंने पेंसिल समझ लिया था, ठीक है ना जी, आपके पास क्या था, हैवी की मैंने एग्जांपल दी, दिस इज अ लर्निंग एंड अगेन दिस इज अ एक्टिविटी स्टाइल। तो हम लर्निंग स्टाइल्स की बात करेंगे जिसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी जो इस पर एग्जांपल है वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी की है, कि जिसने हमें आर्ट, कॉन्क्रीट या साथ, क्योंकि लर्निंग स्टाइल्स तीन भी कहा जाता है, यानी कि बोल के, सुन के, देख के, ये भी स्टाइल्स कहा जाता है, बोल के, सुन के, देख के। और फिर इसको जब हम एलोबरेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टेक्सोनोमी, तो ये हमारे पास कोई 7 या 8, क्योंकि आप नेट पे जाके देखेंगे तो कोई 5 भी कह रहा है, कोई 6 भी कह रहा है, कोई 7, 8 मैक्सिमम, जो 2020 की जो रिसर्च है, क्योंकि हम एक रिसर्च पेपर के हवाले से भी इसमें बात करेंगे कि जिसके अंदर उन्होंने माइक्रो टीचिंग के अंदर लर्निंग स्टाइल से बात की है, तो 8 लर्निंग स्टाइल्स हैं, उसको हम देखेंगे। और उसको देखते हुए फिर हम आएंगे बेसिकली आज के अपने इस क्लास के बिहेवियर पर। देखिए लर्निंग का जो स्टाइल है ना, जो आपका कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक्टिविटीज़ डेवलप करने के लिए, देखिए उसमें आपका क्लास रूम का जो एक इस बिहेवियर है, यकीन करें वो बहुत मैटर करता है। तो क्लासरूम का आपका एक बिहेवियर है वो बहुत मैटर करता है, तो हम उस रूम्स के बारे में भी बात करेंगे कि वो बिहेवियर क्या है, वो माइंडसेट क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसको समराइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी, कुछ मैं भी एग्जांपल यूज़ करूंगा, हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद, हो सकता है ना हो, तो हमने किस तरह से उसको इम्प्रूव किया अपने उस स्टाइल को और क्लास की उन एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो अब हमने आपको ये तकरीबन कोई, मेरे हिसाब से अगर मैं गिनूँ तो कोई 5-7 पॉइंट बनते हैं, बट एनीवे, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखें, जब भी whenever you are going to design an activity in the class, पहले हमने कहा कि एक्टिविटी से मुराद लर्निंग की है, कि जिससे लर्निंग हो, दिस इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। तो उसके अंदर आपके पास जो सबसे पहले आता है एज रेंज, यानी कि आपकी जो एज है, यानी कि वो किस आप एज को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि जो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो पहले हमने जो रेंज की बात करी, द रेंज दैट यू आर डीलिंग विथ, ठीक है ना, वो 3 ब्रैकेट्स हैं। नंबर 1 आपके जो टीचिंग इन यंगर चिल्ड्रन, ठीक है। टीचिंग इन यंगर चिल्ड्रन का क्या मतलब, वो बच्चे जो अभी प्राइमरी क्लास में हैं या 1 से लेके उनको आप 8वीं तक समझ लें, ठीक है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बाउंडलेस, यानी कि वो बाउंड होते हैं कि आपने उनको, यानी कि बिल्कुल क्लास में ये करना है बेटा, इस तरह से आना है, उस तरह से जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये वो, और उनके अंदर एक ख़ास जज्बा होता है जो बड़े बच्चों में भी होता है, लेकिन वो जज्बा, वो एनर्जी मिलती तो है, लेकिन वो बच्चों वाली एनर्जी एक अलग एनर्जी होती है, ठीक है जी। तो ये समझ लें, जो टीचिंग इन यंग चिल्ड्रन, मतलब ये कि ये छोटे बच्चों के लिए, क्लास 1 से लेके 8 तक के लिए, सबसे पहले तो ये रेंज आप देख लें, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं जिसको हम कहते हैं आपके यंग, या जिसको समझ लें यंग चिल्ड्रन, यंग का मतलब थोड़े जवान बच्चे, वो बच्चे जो तकरीबन अभी 16 से लेके या 17 से लेके स्कूल के 9 मैट्रिक से लेके कॉलेज तक के 18-19 तक के बच्चे हैं, ठीक है ना, दिए हो गए रेंज नंबर 2। इसमें भी डिपेंड करता है कि आपके जो स्टूडेंट उस केस में जब आते हैं, वो भी हम देखेंगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग वे है कि उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा अप एंड डाउन होता है, क्योंकि देखिए हमारे कल्चर की हम बात करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, तो ये आपको पता है जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बड़ा फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर होता है, समथिंग बड़ा उनका फ्रस्ट्रेटिंग होता है, कभी वो बड़े आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, कभी वो बड़े पैशनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज बड़ी आपकी जो है ना डाइवर्स है। जो लोग 9 मैट्रिक या कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी डीलिंग बहुत डिफरेंट होती है, एंड वो टीचर भी बड़े डिफरेंट होता है, क्योंकि वो बड़े
एक डाइवर्स बच्चों के साथ वो बेसिकली कर रहे होते हैं। जो तीसरी रेंज है जिसकी अभी हम बात करेंगे वो है आपके ग्रोन अप चिल्ड्रंस, टीचिंग इन ग्रोन अप चिल्ड्रंस। ग्रोन अप वो कौन से लोग कि जो लोग पढ़ने के लिए कीन होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, उनको समझ होती है अब लाइफ में क्या करना है, आने वाले वक्तों में हमने या तो जॉब देनी है या जॉब लेनी है। लेकिन पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी आबादी है वो जॉब लेने में इंटरेस्टेड है, जॉब देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तनख्वाह आती रहे, घर चलता रहे, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। तो मैंने कहा जो सेशन आज का हम शुरू करने वाले हैं तो आपके जो व्यूवर्स हैं उनको बता दें। देखिए जी, 3 कैटेगरीज हैं। एक आपके पास जिसको आप समझ लें, जी सर क्या कह रहे हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। बिल्कुल, क्लास से लेके 1-8 तक, जिसको हम कह रहे हैं आपके टीचिंग इन यंग चिल्ड्रन। फिर हमने कहा टीचिंग इन एडल्ट, तो सर वो उसमें आ जाएंगे ना बेसिकली आपके ग्रोन अप के अंदर। ये आपके आ गए यंग चिल्ड्रन, टीचिंग इन यंग चिल्ड्रन, जो जवान, जो तकरीबन आप समझ लें ये आपके पास 8वीं 9वीं से लेके कॉलेज तक के स्टूडेंट है। तो ये नॉर्मली 16-17 साल से लेके या तकरीबन 19 साल का ये ब्रैकेट है, इसको मैं यंग चिल्ड्रंस। और फिर इसको आप ग्रोन अप चिल्ड्रंस या एडल्ट चिल्ड्रंस भी कह लें, बात एक ही है। वो आपके यूनिवर्सिटी के हैं जो 19 या 20 से ऑनवर्ड्स, ये कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 3 टारगेट ऑडियंस होती है कि लर्निंग यानी कि किसी भी क्लासरूम की एक्टिविटीज बनाने के लिए ये 3 अलग डायमेंशंस है। यंग चिल्ड्रन का एक क्राइटेरिया अलग है, उससे आप ओल्डर या जिसको अभी उन्होंने कहा एडल्ट, या जिसको हम कह लें कि आपके ग्रोन अप चिल्ड्रन, उससे वो मैच करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। बच्चों का बिल्कुल अलग है। जो मैंने आपको एग्जांपल हैवी और हल्के, हैवी की दी थी कि लाइट और हैवी की, कि हल्का या भारी है, वो मैंने आपको बेसिकली जो यंग चिल्ड्रन है उसकी एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल्स अलग हो जाती हैं जो मैं कोशिश करूँगा यहाँ देने के लिए। लेकिन जो है वो हमारा जो मेरा फोकस है वो मेन यूनिवर्सिटी टीचर्स की तरफ है, यानी कि आप जिसको एडल्ट टीचिंग इन एडल्ट चिल्ड्रन कह लें, टीचिंग इन ग्रोन अप चिल्ड्रन कह लें, टीचिंग इन ओल्डर कह लें, ठीक है जी, क्योंकि आपके पास इसमें कोई लिमिट नहीं होती। आगे बढ़ते हम, ठीक है जी। आगे बढ़ने के बाद जो हम बात कर रहे थे, जो सेकंड चीज मैंने कहा था, जो फ्लो हमने चलाया है पूरे सेशन का या वर्कशॉप या जो ट्रेनिंग आप कह रहे हैं, तो उस फ्लो के अंदर डेमोग्राफिक्स ऑफ द स्टूडेंट, कि उनकी डेमोग्राफी यानी कि उनका बैकग्राउंड, ठीक है। छोटा बच्चा तो किस घराने से आया हुआ है, किस फैमिली से आया हुआ है, वो फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है। अब फैमिली के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो आम तौर से जो जेस्चर है, भाई कोई लेट सपोज कोई बिजनेसमैन फैमिली से है तो ऑब्वियसली वो एक घर का अलग होगा। मिसाल के तौर पे कि अगर इनकेस घर वाले दुकानदार हैं, दुकान है, तो उनका अलग सेटअप है। भाई सुबह इतने बजे जाना है, 12 बजे से पहले खुलेगा नहीं, रात को 11-12 बजे तक दुकान बंद नहीं होगी। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। कोई ऑफिस वाला है बैकग्राउंड, मैं स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है जिनके वालिदैन या वालिद जॉब करते हैं तो उनका रूटीन ये है कि भाई 11 बजे तक सोना है, भाई सुबह उठ के 7 बजे उठना है ताकि 9 बजे ऑफिस तक पहुंचना है। उनका रूटीन अलग है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट बैकग्राउंड है। ये हम बात कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स की अप्रोच यानी कि उनकी डेमोग्राफी बड़ी मैटर करती है लर्निंग स्टाइल में, बाखुदा। और जितने मुल्क हैं जिन्होंने अपनी तरक्की की है लर्निंग के अंदर, अपने स्टूडेंट्स पर यकीन करें, उन्होंने सबसे पहले जो स्टडी किया, आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स के नाम से। स्टूडेंट यानी कि भाई वो किस इदारे से हैं, सॉरी इदारे का मतलब किस इलाके से हैं, किस जगह के रहने वाले हैं, वहाँ का एक कल्चर क्या है, माहौल क्या है, क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, किस तरह के वो इकोनॉमिक स्टेटस में रहने वाले हैं, क्या उनके फैमिली के बैकग्राउंड्स हैं, किस जिसको हम एथेंटिसिटी कहते हैं यानी कि किस नस्ल रंग, यानी कि समझ लेना जिस तरह से होता है कि वो किस से रहने वाले हैं, कहाँ, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है ना। और ये आपकी लर्निंग पे बड़ा असरअंदाज करता है, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि जो स्टूडेंट इस वक्त कराची में पढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोग्राफिक्स के साथ सेम जाके इस्लामाबाद में शुरू हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि वही डेमोग्राफिक्स का स्टूडेंट जा करके कोयटा में वैसे ही पढ़ ले। देखिए जो अंग्रेज़ों ने जो बनाई हैं, जिसमें मैं अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात कर रहा हूँ और करूँगा आगे, तो वहाँ जाके वो चीज़ें फेल भी हो जाती हैं माजरत के साथ। जो लोग देख रहे होंगे सोचता है मेरे साथ एग्री ना करें, भाई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो अपने एक बड़े
इन्वायरमेंट की बात की, वो इन्वायरमेंट के जहाँ पे एजुकेशन फ्री, मतलब बाहर की बात कर रहा हूँ, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड की, कि हाई स्कूल यानी कि कॉलेज तक पढ़ाई फ्री है और इट्स मैंडेटरी। वहाँ कम से कम जो पढ़ा लिखा मिलेगा आपको कॉलेज पास मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद यूनिवर्सिटी में वो आता है कि जिसको कुछ करना होता है या पढ़ना होता है, हमारी तरह नहीं पढ़ेगा नहीं। यानी कि हम बात करते हैं अपनी फीमेल स्टूडेंट्स के हवाले से कि आजकल जो बेचारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं 99 या 90 में समझ 8% वो सिर्फ शादियों के लिए पढ़ रही हैं कि जी शादियाँ होंगी, डिग्री होगी तो अच्छी जगह से रिश्ता आ जाएगा। अगेन सॉरी टू से, किसी को अगर मेरी इस बात से हर्ट हो, लेकिन इट इज़ अ बिटर रियलिटी, ये कड़वा सच है माजरत के साथ कि ये ऐसा ही हो रहा है इस तरह से, ठीक है। अब जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो इसलिए नहीं पढ़ रहे कि बड़ों के वो आइंस्टाइन या लेट सपोज अब्दुल कदीर खान बनेंगे, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि जी घर का खर्च चलाना है, ठीक है जी, बिजली पंखा पानी बहुत महंगा हो गया है, ठीक है जी, मैं कराची में रह रहा हूँ, मुझे ही पता है यूनिट कितने महंगे हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि वो डिज़ाइन चेंज हो जाता है, जो डेमोग्राफिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ साथ साथ बाहर का भी, कि जो लर्निंग एक्टिविटीज़ पे भी हमने आना है, लोग कहेंगे सर क्या बात करें, लेकिन ये इसके प्री रेक्विजिट्स हैं, यानी कि ये इसके अहम वो हिस्से हैं कि जिसको समझे बगैर आप एक्टिविटीज़ नहीं समझ सकते। मैं आऊँगा धन 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 समझाऊंगा कि यूँ हुआ, 4-5 गोरों के नाम लूँगा, 5-6 किताबों के नाम लूँगा, ठीक है ना, उनकी मोटी मोटी बातें करूँगा, वो यूँ करके शी करके आपको जहाँ से गुजर जाएंगे, लोग कहेंगे वाह वाह क्या पढ़ाया सर जी, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। माजरत के साथ मैं इस वक्त ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि हम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने की तरफ भी आएंगे, उनको समझने की भी तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले ये समझें कि हम कौन है, हु वी आर। जब तक यही समझ में नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे। तो पहले हमने बात की कि रेंज डिफाइन करना, रेंज देख लें क्या है। हमने कहा यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर रहे हैं आज के सेशन में, लेकिन रेंज होगी, फिर उस रेंज में भी ये तीनों, चाहे नर्सरी का बच्चा हो, चाहे स्कूल का बच्चा हो, चाहे कॉलेज का बच्चा हो या यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, ये दो चीज़ें मैंने भी बताई, एज, जेंडर, रेस, उसका स्टेटस, ठीक है ना, उसके सर्कमस्टेंसेस, उसके वालदेन की एजुकेशन, उसके फैमिली का बैकग्राउंड, उसके सर्कमस्टेंसेस, उसकी एथेंटिसिटी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके हिसाब से फिर टीचर्स की एक्टिविटी, जो बेहतरीन टीचर होता है जो चाहता है कि मैं पढ़ाऊँ तो बच्चे आह आह करें, जैसे चटपटा मसाला होता है ना, इस तरह का आप लेक्चर दें और एक्टिविटी डिज़ाइन करके मज़ा आ जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि उस्ताद को मेहनत करके क्लास की डेमोग्राफी समझाने की कोशिश करें। जब तक वो नहीं समझेगा क्लास में, यकीन करें डिसिप्लिन नहीं होगा, लोग पढ़ भी लेंगे, हो भी जाएगा, लेकिन वो बात जो एक टीचर से ख़ास बॉन्ड बनाती है ना, वो ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, हम ठीक है। उसके बाद जो अगेन जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने जो लर्निंग स्टाइल्स की बात की है, उसमें उन्होंने ये बात कही है, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी की स्टडी हुई थी आज 10 साल पहले, कि उन्होंने कहा कि देखें जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी इस तरह से होती हैं कि उन्होंने कहा 60% प्योर टीचर डिलीवर करता है, जिसमें से 15% वो ग्रुप एक स्टडी देता है, 15%, ठीक है ना, जिसको हम असाइनमेंट कह लें या ग्रुप प्रेजेंटेशन कह लें कि भाई ग्रुप में आके आपने लाजमी एक वर्क प्रेजेंट करना है, यानी कि मैं एक्टिविटीज़ बताऊंगा उसमें वो क्या देते हैं। फिर वो उसके अलावा 10% वो कहते हैं स्टूडेंट इंडिविजुअल, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कॉपी एंड पेस्ट, जिसको मैं स्लीपिंग पार्टनर अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ तो वो हंसते हैं। मैंने कहा तुम स्लीपिंग पार्टनर हो, काम एक ने किया है, प्रोजेक्ट एक ने बनाया, प्रेजेंट 4 करने आ गया, ये टाई वाई लगा के। और होता ये है कि जो सबसे ज़्यादा वीक पार्टिसिपेंट होता है वो हमेशा या तो बहुत सबसे आगे आगे बोलता है या सबसे पीछे रह के बोलता है, यानी कि जिसको सबसे कम पता होता है, जिसको सबसे ज़्यादा पता होता है, जो आमतौर से अपनी स्टडी बता रहा हूँ कि या तो वो सबसे आगे खड़ा होगा जिसको सबसे ज़्यादा पता होगा, या सबसे पीछे खड़ा होगा। बहरहाल ये दोनों वाइज, तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने एक स्टडी बताई लर्निंग की। लर्निंग क्या होती है अभी हम आएंगे आगे, ठीक है ना, कैसे होती है वो भी अभी हम आगे आएंगे। मैं सिर्फ भी बता रहा हूँ कि पहले मैंने एक ग्रुप रेंज की बात की कि रेंज क्या होती है, फिर रेंज के बाद मैंने कहा स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स जो है ना उस पर आपने बात करनी है, ठीक है ना। डेमोग्राफिक्स के बाद फिर हम आते हैं एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से एक बहुत मशहूर बेसिकली इसका बैप्सन कॉलेज है, उसकी ये स्टडी है जो कि तकरीबन ठीक है 10 साल पहले हुई थी, लेकिन मैं उसका आपको एक लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने किस तरह से अपना एक लर्निंग स्टाइल डेवलप किया और एक कंटेंट डेवलप किया, जो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगेन वही वाली बात है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस कंटेंट को अपने देसी तड़के के साथ पेश करूँ, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से पेश करूँ। वही वाली बात है कि शू 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 जहाँ से ना गुजर जाए। लेकिन एनीवे दैट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग जो उन्होंने शेयर की, कि उन्होंने अपनी जो फैकल्टी का पूरा एक एक्टिविटी
का एक ग्राफ बनाया और बताया कि हम इस तरह से हम फैकल्टी को एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 15% हम ग्रुप वर्क देते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई आपने काम ग्रुप में करना है। वो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं दिखते हैं अभी। उसके अलावा 10% इंडिविजुअल, ताकि वो क्या काम कर रहा है या कर रही है इंडिविजुअली यानी कि इनफरादी तौर पे उसकी जांच हो सके। एक ग्रुप में तो चलो चल जाता है, अकेले क्या कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ उन्होंने ये की अदर्स। अदर्स का क्या मकसद, तीसरी चीज़ उन्होंने 15% जो अदर्स का रखा उन्होंने मार्क्स, यानी कि उन्होंने जो क्राइटेरिया उसमें ये था कि आपकी जो लर्निंग होगी बाय वॉचिंग होगी, जिसके अंदर आपकी कोई वीडियो हो सकती है, जिसके अंदर आपको इलाके के ऊपर अपने ही इलाके में किसी प्रॉब्लम का सलूशन लाने को कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अभी हमारे यहाँ बारिशें हुई, ठीक है ना, जो कराची का हाल हुआ वो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मीडिया ने तो बूम बूम करके दे दिया। और उसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो हालात हुए हैं, जो पानी भरा है, मतलब इट वॉज अनबिलीवेबल, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी कि नाले, जो मैंने बाद में एनालिसिस किया कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि रोडें नहीं बनी, नाले नहीं बने, उनके साथ यूं करके स्लो वाली सड़कें नहीं बनी, बनी तो सही, लेकिन कभी आज तक वो जो पाइप साइड में जो बने थे 3-3 फीट के, जो हमेशा रोड बनती है वो फुटपाथ टूटता है, उसमें वो जो बिछाते हैं ये लोग पाइप और पूरी लाइन बनाता है कि वो आगे निकलता हुआ नालों में जाए, यानी कि जो पाउंड होते हैं, फिर उससे होता हुआ तालाबों से, यानी कि जो नाले होते हैं वो पूरा समंदर में चला जाए। वो लगा तो दिए, इशारे फैसल की बात कर रहा हूँ, कभी जाएं आप विजिट कर लें, अभी व्यू कर लें आप जाके, उनके उन गड्ढों में इतनी मोटी मोटी मट्टियाँ मैंने खुद आंखों से भरी देखी अभी बारिश के बाद। दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम दे दिया जाए कि किसी भी स्टूडेंट्स को कि भाई देखें अपने इलाके में ज़रा आइडेंटिफाई करके बताएं, स्कूलों में भी हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपके पास डाटा आ जाएगा। डाटा ही नहीं है कि कहाँ कहाँ चीज़ें मसले मसाइल हैं, पता ही नहीं है ना यहाँ पर। तो अगेन वही ये एक्टिविटीज़ हैं सारी जो भी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, और उसमें टीचिंग स्टाइल भी आएगा। बहरहाल एक्टिविटीज़ की मैं एक बात करूँ तो 10% वो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो करते हैं कि भाई 60% आपने लेक्चरिंग पे रखना है, यानी कि आपने लेक्चर डिलीवर करना है, लेकिन इन परसेंटेजेस के ऊपर आपने एक्टिविटीज़ डिफाइन करनी है, जिसकी मैंने एग्जांपल दी ग्रुप के अंदर। ये कि अगेन वो उनका फोकस बाहर ये होता है, और जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी होना चाहिए, और होते हैं बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन, किसी प्रॉब्लम का सलूशन, ठीक है ना जी। ये बड़ा बेसिकली जो है ना मैटर करता है कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन बेसिकली क्या है, ठीक है जी। अब आते हैं हम आपके लर्निंग स्टाइल्स की तरफ। मैंने जैसे आपसे कहा कि लर्निंग स्टाइल्स काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है ना, और मुख्तलिफ इसकी देखें थ्योरीज मौजूद है। और अभी हम बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, इसके लर्निंग, इसके एक्टिविटी स्टाइल्स के ऊपर, कि किन किन स्टाइल्स पे रहते हुए आप जो है स्टूडेंट्स को अपने क्लासरूम में एक्टिविटी करा के अपनी बेहतर टीचिंग कर सकते हैं। 3 स्टाइल तो बहुत फेमस हैं जो हम सब ने देखे, सुने और बोले हैं। बाय वर्ड, यानी कि एक एक्टिविटी बोल करके, यानी कि जो आप कह रहे हैं वो बोल के, जैसे मैं अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ, ये एक एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहा हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए कि मैं बोलने क्या वाला हूँ, मैं करने क्या वाला हूँ। दिस इज कॉल्ड एन एक्टिविटी, जिसमें मैंने पूरी एक आउटलाइन खींची। क्यों खींची? हालांकि जो लास्ट सेशन हुआ तो मैंने नहीं बताया था मैं क्या बताने वाला हूँ आगे, बताया था। नहीं इस तरह से नहीं बताया बताया था, होगा बताया जितना आज था। बताया है, ऐसे नहीं बताया होगा। सर वो भी वहाँ पे भी आउटलाइन थी, यहाँ पे भी आउटलाइन है, लेकिन ये है कि वो कंटेंट की आउटलाइन कुछ और थी, यहाँ इस कंटेंट की आउटलाइन कुछ और है। और जाहिर सी बात है, जब हम कोई बात करते हैं तो दोनों के मेथड भी अलग हो जाते हैं। वहाँ वो मेथड अलग था, यहाँ ये ये मेथड अलग है। एक्टिविटी मेथड है। तो वाकई में वो जो था वो टुडेज एक्टिविटी, मैं एक्टिविटी करा रहा हूँ आपको साथ साथ। की एक्टिविटी क्या थी कि हमने पहले आपको शुरू में सिर्फ एक लाइन दिखाई, उस लाइन के थ्रू अब मैं एक्टिविटी आपसे ये करवा रहा हूँ कि अब जो मैं कहने वाला हूँ वो आपको मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। अगर व्यूवर्स भी हमारे, अगर पार्टिसिपेंट्स जितने देखने वाले हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। जो मैं आपसे भी इंशाल्लाह भी सवाल दूंगा लिखने और बोलने को। खैर, तो 3 लर्न हम एक्टिविटीज़ जो आमतौर से क्लासरूम में चलती हैं, एक होती है सुनना बाय हेयरिंग, बाय व्यूइंग कि आप देखना, तीसरी होती है जिसको मैंने मुंह की तरफ इशारा किया यानी कि पढ़ के। ये 3 किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, सुनना, सुन के, देख के, पढ़ के।
जो क्लास आप एक्टिविटी बोलते की शीट्स की बात कर रहे थे वो बाय रीडिंग एक्टिविटी होती है। और पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी लोग हैं, अगर मैं एज ग्रुप वापस आ जाऊं यंग स्टूडेंट्स की तरफ, यानी कि अपने उन छोटे बच्चों की तरफ, उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी स्कूल में चलती हैं वो मेजॉरिटी ऑफ दैम ए लेवल ओ लेवल छोड़ के वो ज़्यादा शीट बेस्ड होती हैं। एक उन्होंने मुख्तलिफ मछली बना दी, चीज़ें बना दी, और उसको कहा कि जी लाइन ड्रॉ कर दें कि बेटे आप बताएं कि इसमें से ये मछली कौन सी है, क्या ये शार्क है, क्या ये वेल है, मिसाल के तौर पे उन्होंने डिफरेंट शेप्स बना के उसके नाम लिख दिए और कहा कि बेटा लाइन ड्रॉ करें। अगेन इट्स एन एक्टिविटी बट इट्स अ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अच्छा, हम यूनिवर्सिटी लाइफ में भी आते हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी बहुत सारे जो नॉलेजेबल टीचर्स होते हैं वो ये मिड टर्म में एग्ज़ाम में देते हैं इस तरह की मैचिंग, पैटर्न मैचिंग, कि जिसको बताएं। जैसे मैंने एआई का जो सब्जेक्ट पिछले 2 साल पहले पढ़ाया था, तो उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स दी थी क्लासिफिकेशन की और मुख्तलिफ, और उसमें फिर हमने क्या किया था कि उसकी जो एक्चुअल एग्जाम्पल बनती थी उस कॉन्सेप्ट की वो बनाई और कहा कि मैच करो। अगेन इस आपकी कौन सी एक्टिविटी, ये आपकी रीडिंग एक्टिविटी कहलाती है। फिर है एक वॉचिंग, यानी कि कोई आपको वीडियो दिखाई गई और उसके बाद उससे पूछा गया कि भाई आपने जो देखा उसका क्या मकसद है, इसको क्या आपको समझ में आया, आपको मिला क्या। जैसे मेरी इस वीडियो देखने के बाद वो कहेंगे भाई आइदर हमें इनकी बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी सी आई, बिल्कुल नहीं आई। समझ में आई तो जी समझ में आ गया कि एक्टिविटी लर्निंग को कहते हैं कि आपने क्या सीखा, दिस इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। अब उसके करने के कितने तरीके होते हैं वो, तो अगेन क्या हो गया, ये चीज़ देख के हो गई कि आपने यानी कि कुछ नहीं कहा, आपको दिखा दिया कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप देख के समझ गए। तीसरा सुन के कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरी आवाज़ जा रही है। अभी हम तीनों चीज़ें ना, हमें इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि रीड, व्यू, कान, एनीवे तो ये 3 बेसिक लर्निंग स्टाइल्स भी हैं या 3 एक्टिविटी स्टाइल भी हैं जो बेसिक चलते हैं। अब आते हैं हम थोड़ा ब्लूम टैक्सोनॉमी की तरफ और अपने क्लासरूम्स की तरफ, ठीक है ना। जैसे अभी हमने कहा विजुअल, ठीक है ना, उसके अंदर ये तो उसमें ऑब्वियसली आई गई क्योंकि हमने बात की अपने विजुअल एक्टिविटी की, कि जिसके अंदर आप जो है वो बेसिकली व्यू करते हैं, आप देखते हैं और देख के आपको इमेजेस, डायग्राम्स या कोई भी शेप्स के थ्रू आपको एक एक्टिविटी दी जाती है। उसके अलावा हेलो हेलो सर, आर यू देयर? को नज़र आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, खैर हो सकता है कि मैं या आप में जो डिस्कनेक्ट हुआ था एक आध सेकंड के लिए, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने बात की थी विजुअल लर्निंग की, यानी कि आप क्लास में कोई भी चीज़ उनको दिखा करके, नज़र रखवा के कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने जो एक्टिविटी की थी, ठीक है, मैंने तीनों चीज़ें यूज़ कर ली थी, लेकिन वो जो गिलास वाली बात है अगर आपको याद हो वो क्या थी, तो वो भी एक्टिविटी थी अगर आपको याद हो। और अभी भी जो आज मैं दिखा रहा हूँ करके, ये क्या है आपकी देख के, और देख के जो होती है सबसे बेहतरीन एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है वो देख के की जाती है। देख के वाली चीज़ आदमी भूलता नहीं है, ठीक है। फिर हम जो बात कर रहे थे अपने जो दूसरे है वो है ऑडियो, यानी कि आपकी हेयरिंग, जिसमें आपको कोई साउंड सुनवा के, कोई रिदम सुनवा के आपसे एक्टिविटी कराई जाती है और कहता है कि इसको इस टास्क को परफॉर्म किया जाए। तीसरी होती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, कि जिसमें आपको आपके हाथों से, आपके टच से, जैसे बच्चों को अक्सर कहते हैं भाई ये जो है वो जिस तरह से मैंने बताया हैवी, और उसकी एक मिसाल के तौर पे इसी तरह से आपके जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी उनको एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं फिजिकल, यानी कि उनको लेट सपोज हम बात कर रहे हैं कंपाइलर की, ठीक है ना, उन्होंने कहा कंपाइलर कहाँ होता है भाई, किधर होता है, फिर उनको पूरी थ्योरी बताना कि भाई देखो एक थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होता है, उस ऑटोमेटा के अंदर यानी कि जो सिंटैक्स एनालाइजर होता है उसके अंदर एक टोकन जनरेट होता है, मतलब उनको एक हिस्ट्री पूरी बता के समझाना फिजिकली, फिर उनको बताना कि यार कैसे काम कर रहा होता है, प्रोसेस कैसा होता है, फिर इसकी एक सिंटैक्स लैंग्वेज बनती है, फिर उसके अंदर आप
इसका जो सिस्टम है 0 और 1 के अलावा समझता नहीं है, उसके अंदर कन्वर्टर्स लगाने होते हैं, फिर नंबर सिस्टम आ जाता है, यानी कि फिजिकली उनको आप दिखाते हो कि बेटे जैसे अभी मेरा मोबाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है, या इसको देख लें, इस रिमोट को, इस रिमोट को देख लीजिए ना, अब इस पे नंबर लिखे हुए, आप जो नंबर दबाओगे आपका वो चैनल आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो अब जी आप तो 1 3 दबा रहे हो, अब आपको क्या पता कि डिकोड हो के आगे क्या जा रहा है, तो फिर उनको कॉन्सेप्ट बताते हैं पूरा इनकोडर का, डिकोडर का, क्योंकि जो डिजिटल लॉजिक डिजाइन यानी कि जो डिजिटल सर्किट्स होता है वो सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ाया है, तो उनको फिर हम सब समझाते हैं। इसको मैं कहता हूँ यार, जब वो क्लास शुरू करते हैं अगेन एक्टिविटी, जिससे उनसे मैं कहता हूँ कि देखें ये वो सब्जेक्ट है कि आपका मरना और जीना इसी पे होता है। मैंने कहा सर क्या बात कर रहा है, मैंने कहा जी बेटे, मैंने कहा कैसे, मैंने कहा देखिए ऐसे कि भाई जब आप पैदा हुए तो क्या करते हैं, मुबारक हो मुन्ना या मुन्नी हो गई, ऐसे ही है। इंतकाल हुआ, ओहो जी बड़ा अफसोस का मुकाम है जी, ये हो गया है। बात समझ रहे हैं आप, कहने का मकसद ये डिजिटल, तो मैं उनको भी समझाता हूँ कि भाई हम डिजिटल दौर में गिरे हुए, रेज, मैंने कहा फोन की रेज, इंटरनेट की रेज, तो फिर उनको समझ में आता है अच्छा, फिर उनको कोडिंग, इनकोडिंग का मतलब क्या, आपने 13 दबाया 13 नहीं गया, कुछ और गया, कैसे कन्वर्ट हुआ, एग्जाम्पल, यानी कि बाय फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है कि सारी आपस में देखें इंटरकनेक्टेड भी होती हैं, ठीक है ना, इंटरकनेक्टेड इस तरह से कि ऑब्वियसली दिखा भी दिया, विजुअल बता भी दिया, फिजिकली भी उनसे करवा दिया कि अब चलें भाई इसको फिजिकल करके दिखाएं। फिर उसके साथ साथ आपके पास आता है वर्बल, यानी कि ज़बानी कलामी एक्टिविटी बता करके। फिर होती है आपके पास एक मैथमेटिकल, कि जो कि आसान होती है, जिसमें कोई लॉजिक दी जाती है और उस लॉजिक से आप सॉल्व करवाते हैं, यानी कि दिस इज कॉल्ड अगेन लर्निंग स्टाइल एंड एज वेल एज द एक्टिविटी स्टाइल, के ये भी एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप बच्चों को या स्टूडेंट्स को आप लोग जो है वो लॉजिक के थ्रू करवाते हैं। फिर है एक सोशल, यानी कि एक ग्रुप लिया, ग्रुप में एक डिस्कशन पैनल दिया और उन्होंने कहा कि अब आप इस पे आए, जिसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूं कि मिसाल के तौर पे कि अगर ये बात की जाए कि रोल ऑफ मीडिया, चलें जी बताएं कि कोई हाइप मचाने में मीडिया पॉजिटिव रोल करता है या नेगेटिव, दो ग्रुप को आप पकड़ा दें, एक को कहो कि बताओ भाई नेगेटिव देगा या पॉजिटिव, नेगेटिव की बात करेगा, एक कहेगा पॉजिटिव। अब एग्जाम्पल क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव की एग्जाम्पल ये होगी कि अगर मिसाल के तौर पे मीडिया ये दिखाने पे आ जाए कि, जो कि खैर सच भी होगा या हो सकता नहीं भी हो, कि जी मिसाल के तौर पे इलाके की सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, अक्सर आप टीवी प्रोग्राम देख रहे थे, इनका किचन पाया गंदा गया, ओहो यहाँ तो बहुत गंदगी है, यहाँ पर तो ये हो सकता है, वैसा भी हो सकता है ना हो। जैसे मैंने एक प्रोग्राम देखा था, उसके अंदर उन्होंने कहा यहाँ चूना क्यों रखा हुआ है दुकान में, अब वो भी शक में आ गया, हम भी देखने वाले शक में आ गए, इसका मतलब क्या चूना मंगाता है, या उसने उसने कहा भाई मैं तो शायद उसके लिए रखा हुआ था, या वाइट सीमेंट थी या चूना था, आई डोंट नो कि किसके, मैंने इसके लिए मंगाया हुआ था, ये पेंट हुआ है इसलिए रखा हुआ है, अब जो भी था, लेकिन मीडिया ने रोल दिखा दिया उसका। अब नेगेटिव पॉजिटिव वी डोंट नो। पॉजिटिव ये कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि मीडिया ने आवाज़ उठाई है, तो वो केस, जिसका सबसे बड़ा मशहूर वाक़या आपको पता होगा कि आज से कई साल पहले एक मर्द और हजरात, और मतलब ये समझ लें मियाँ बीवी हज पे गए थे, तो उम्रे पे गालिबन, अगर मुझे याद ना हो, ये केस आपको भी याद होगा, तो जो उनका बेसिकली जिसके थ्रू वो एजेंट के जाते थे पाकिस्तान से, जो ट्रैवल एजेंट था, उस ट्रैवल एजेंट का काम था हेरोइन स्मगलिंग करना, ठीक है ना, और वो चप्पलों के अंदर जो रबड़ की देता था 2 पट्टी वाली उम्रे या हज के लिए, उसमें वो केजी गिफ्ट है, उसके अंदर वो हेरोइन डालता, लेकिन चूंकि वो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, उस पूरे नेटवर्क को बता रहा, और पहला पाकिस्तानी जोड़ा था जिसको सर कलम करने से बच गए वो, कि उनको रिहा कराया गया, ठीक है उनको टाइम लगा, लेकिन ड्यू टू अवेयरनेस ऑफ मीडिया। ये केस आपके सामने मौजूद है, और भी बहुत से केस मौजूद है कि रोल ऑफ मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छाई में भी बुराई में भी, बुरे को अच्छा दिखा सकता है, अच्छे को बुरा दिखा सकता है। तो ये अब आप दे दें ग्रुप को ऊपर, आप क्या इसकी एक एक्टिविटी आप करके देख लें, ठीक है ना। और इसी एक्टिविटी के ऊपर के जो जिसको हम बात कर रहे हैं सोशल के ऊपर, एक मूवी है जिसका नाम है दी एक्सपेरिमेंट। दी एक्सपेरिमेंट, अब्राहिम भाई आपने देखी है, नाम सुना एक्सपेरिमेंट का आपने? नहीं सर। ओके, वो देखिएगा, वो यही मूवी है। मूवी देखने नसीब नहीं होता सर, कि अच्छा अच्छा, टाइम ही नहीं मिलता, तो
इंटरेस्टिंग नहीं नहीं होता एक है वो मूवी देखना। नहीं नहीं एक होती है इंटरटेनमेंट वाली मूवी, एक होता है बेसिकली लर्निंग वाली मूवी, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ जॉब्स जाके देखो। ये स्टीव जॉब्स की जिंदगी की कहानी है कि किन मुश्किलात से निकला गया, आया गया, फिर छाया। इसी तरह से फेसबुक की स्टोरी है, सोशल नेटवर्क। मतलब ये कोई फन के लिए नहीं कह रहा, मतलब मैं स्टूडेंट को इसलिए बोलता हूँ कि ये वो स्टोरीज हैं जो कि एक लर्निंग पेश कर रही होती हैं। अगेन इट्स लर्निंग स्टाइल, ये एक एक्टिविटी है लर्निंग की कि किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। उससे आपको भी पता चलता है कि लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। ठीक है, दी एक्सपेरिमेंट जो मूवी है उसमें एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बिहेवियर पे किया गया है, एक लर्निंग की गई है कि जो लोगों को रोल्स दिए, जैसे आप में एक साथ बंदे हैं, ठीक है, और आपको रोल ये दिया गया कि उसमें कि आप एज अ सख्त, जो कि जेल की मूवी है, उसमें बहुत सारे प्रिजनर्स होते हैं और फिर उन्हीं प्रिजनर्स में से उनको डिफरेंट रोल दे दिया जाता है और कहा था कि आपको ये करो। एक प्रिजनर को रोल मिलता है कि भाई आपने जो है प्रिजनर बन के जेल तोड़नी है, हालांकि कोई प्रिजनर नहीं होता उसमें। एक को जेलर बना देते हैं, एक को कुछ और बना देते हैं और उनको उनकी ड्यूटी देते हैं और इख्तियार देते हैं फिर करता क्या है। तो मकसद कहने का ये है कि ये अगेन एक लर्निंग है। उनसे उनको लर्निंग हुई कि इंसान को औदों के हिसाब से इंसान की फितरत और हरकत और सलाद चेंज होती है। दिस इज अगेन लर्निंग, दिस इज लर्निंग स्टाइल। आप करके देख लें कि आप में से जो है वो, कहने का मकसद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब लर्निंग स्टाइल्स हैं। तो उस मूवी के अंदर ये लर्निंग स्टाइल दिखाया था कि किस तरह से इन लोगों ने लर्निंग की, ठीक है ना सर। और फिर उन्होंने रोल्स देखे, लोगों को देखा कि अब वो करते क्या है आगे। और आखिरी में ये होता है सब घर चले जाते हैं, लेकिन बीच में उसके एक दो बंदे मर जाते हैं। वो जो उनको जेलर जिसको बनाते हैं, जिसको सख्ती करते हैं, तो वो इतनी सख्ती करता है कि लोगों का बुरा हाल हो जाता है। तो मकसद बता रहा हूँ कि लर्निंग, सोशल लर्निंग की हम बात कर रहे हैं और आपकी इन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लर्निंग जो है ये एक्टिविटीज़ की फॉर्म में तब्दील हो जाती है। फिर आती है आपकी सोलैरिटी, यानी कि आपकी कि आप किस तरह से आप वर्क अलोन करते हैं, आपकी सेल्फ स्टडी कैसे होती है, आप किस तरह से अपने, जिसमें आज का लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि जितने भी कोर्सेरा हो गया, आपका यूडीमी हो गया, आपका एमआईटी फोरम हो गया, लोगों ने बहुत कोशिश की सेल्फ लर्निंग के इस पेंडेमिक के अंदर। और बाहर तो खैर पेंडेमिक चल ही रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में कम हुए, ख़त्म तो अभी भी नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने की है। ये भी एक बेसिकली स्टाइल है। फिर उसके बाद आपके पास आता है कम्बिनेशनल स्टाइल, जिसके अंदर आप जो लर्निंग करते हैं वो एक से ज़्यादा स्टाइल की मिला के करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी थी इसकी और इसकी, हैवी और लाइट की, वो क्या थी, वो आपको मैंने बेसिकली विजुअल भी करा दिया, ऑडियो से भी करा दिया, अपने काइनेटिक फिजिकल मूवमेंट भी मैंने उसमें ले आया, वर्बल भी मैं उसमें ले आया, लॉजिक भी दे दी कि बेटा जो हल्की होती है वो चीज़ हमेशा अप हो जाती है, जो भारी होती है वो नीचे यानी कि चली जाती है ग्रेविटी की तरफ, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है मैंने बेसिकली एक सेल्फ स्टडी का भी दे दिया कि आपकी सेल्फ लर्निंग हुई। और सोशल में देखा जाए तो किस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं एक ग्रुप या इंडिविजुअल को या नई चीज़ों को जो एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तो ये देखा जाए तो उस एक बात में ये 7 लर्निंग स्टाइल्स आ गए जो अभी आपके सामने करके दिखाया। मिक्स कम्बिनेशन लर्निंग स्टाइल या टीचिंग लर्निंग स्टाइल या एक्टिविटी स्टाइल। और एक्टिविटीज़ देखिए डिफाइंड भी होती हैं, प्री डिफाइंड भी होती हैं और सेल्फ डिज़ाइन भी होती हैं कि जिससे आप खुद क्रिएट करते हो। अब ये पानी फेंकना, पानी गिराना, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, ये वो एक्टिविटी है जो सेल्फ लर्निंग से मैंने निकाली है कि लोगों को समझाने के लिए। ये एक्टिविटी मैंने कहीं देखी नहीं, सिर्फ सुनी थी, जो कि ओल्ड चाइनीज़ और जापानीज़ स्टोरी है कि वो मास्टर आता है और यानी कि मतलब जो स्टूडेंट की आदत होती है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, उस्ताद समझ जाता है कि अच्छा उस्तादों से उस्तादी, ठीक है आ जाओ, उसको बैठाता है, चाय पे बुलाता है, चाय पिलाता है। और वो उसके साथ, ये सुनने में हमने ये सुनी थी स्टोरी कि उसके चाय गिरती है, वो कहता है मास्टर स्टॉप। तो उसने कहा भाई ठीक है, जब सीखने का दिमाग हो तो आ जाना। मतलब एम्प्टी योर बाउल का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से आया है बेसिकली। जी, तो कहने का मकसद ये है कि सारे लर्निंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो वो जो है आपके पास लर्निंग, जिससे आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्लास में अपनी लर्निंग को, यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए और अपने आप को भी सिखाने के लिए, जब आप सीखते हैं तो सिखाते भी हैं, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने, जैसे मैंने हैवी और ये सोच के मैं नहीं आया था, लेकिन दिमाग में अभी आई तो एक्टिविटी भी बता दी, दिमाग में अभी आई तो ये आपको नंबर्स दिखा के इसकी एक्टिविटी आपको मैंने बता दी, ठीक है ना। तो ये लर्निंग स्टाइल्स आप खुद क्रिएट करते हो, ठीक, यानी कि लर्निंग स्टाइल्स को देखते हुए एक्टिविटीज़ आप खुद डिज़ाइन करते हो
ठीक है, बनी बनाई भी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं तो यूँ कर लो, वो कर लो, लेकिन बाखुदा इसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम बहुत मेहनती अवाम है, बड़ी मेहनत से बनाएगी, हर क्लास में अपनी एक नई एक्टिविटी डेवलप करेगी। तो मतलब समझ रहे हैं इब्राहिम भाई, इसलिए हंस रहे हैं, सही है ना। तो लेकिन ये बात वही है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितनी मेहनत करोगे, जितनी चीज़ें सोचोगे, वो आपको बेहतरीन होगी, उसमें सक्सेसफुल भी होगी, सक्सेसफुल नहीं भी होगी, बट अगेन इट्स लर्निंग फॉर यू। भाई मैंने एक्टिविटी कराई, ठीक है ना, बेहतरीन चीज़। सर हमारी यूजुअली मेहनत जो है वो गूगल बाबा के साथ होती है कि गूगल से कोई ऐसी चीज़ निकल आए तो उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, ना कि उसको डेवलप करने में। जबकि अगर देखा जाए तो वो सर्चिंग करते हुए ढूंढना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, जबकि आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता हो तो उसको डिज़ाइन करना बहुत ईजी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मेहनत है, लेकिन मेहनत अगर देखें तो दोनों तरफ मेहनत है, लेकिन कौन सी मेहनत आपको कुछ सिखा सकती है वो वही है जो आप खुद डिज़ाइन करें। तो लेकिन हम यूजुअली प्रीफर गूगल को करते हैं, और फिर गूगल से वही मैंने जैसे पहले कहा कि पेपर वाला एक निकलता है पेपर, उस पेपर को प्रिंट किया, कॉपी किया, क्लास में बच्चों को दिया, हाँ भाई मेरी एक्टिविटी हो गई, तो ये एक्टिविटी हो जाती है हमारे पास। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इब्राहिम एग्री करूँगा, ऐसा ही है। अब आते हैं, ये तो हमने लर्निंग स्टाइल्स या एक्टिविटी स्टाइल्स बताया, अब हम देखते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि बड़ी मशहूर है, और इसके बेसिकली आपके पास जो है अगेन वो 6 इसके एलिमेंट्स है जिसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। सबसे अगेन क्रिएट, इवेल्यूएट, और ये K-12 जो कि स्टूडेंट्स खास करके जो स्कूल के लिए स्टडी, आप K-12 जाके देख सकते हैं, उसके अंदर भी ये बेसिकली यूज़ होती है ये, और दुनिया जहाँ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। क्रिएट, इवेल्यूएट, एनालिसिस, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, कि आप कोई भी चीज़, कोई भी नया रोल या कुछ भी किसी भी तरह से आप क्रिएट करें। इवेल्यूएट यानी कि उसको जज करें। एनालिसिस यानी कि ब्रेक डाउन करें इंफॉर्मेशन को कंपोनेंट पार्ट्स की तरफ, उसको अप्लाई करें फैक्ट्स एंड रूल्स, आइडिया और कॉन्सेप्ट की बेस पे। जैसे मैंने आपके सामने जो पानी वानी गिराता हूँ या अभी जो दिखाता हूँ, तो ये क्रिएट किया, इवेल्युएट किया, एनालिसिस किया और अप्लाई कर दिया। एंड देन अंडरस्टैंड कि भाई इसके फैक्ट्स जो आपने अभी ऊपर रूल्स, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं, उसको अंडरस्टैंड करें, उसका मतलब क्या है। देखिए सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर जो बदकिस्मती है, जो इशू है, हम बगैर समझे काम करते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूँ बेटा समझ के करो, नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना, नंबरों का तो ही सारा रोना। देखिए स्टूडेंट क्या करता है, फोकस उसका नंबरों पे होता है, क्योंकि नंबर मिलेंगे तो इज्जत मिलेगी, नंबर मिलेंगे आगे कहीं अच्छा एडमिशन मिलेगा, ऑल दो विच इज़ ट्रू। लेकिन मसला ये है कि आई डोंट नो, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में बात कही थी नहीं कही थी, देखें कि हमारा जो जाविया है, क्राइटेरिया क्या है, क्या वो नॉलेज है, क्या वो इनोवेशन क्रिएटिविटी है मार्क्स का, या सिर्फ मेमोराइजेशन, या जिसको हम रट्टाफिकेशन कहते हैं। बताएं इब्राहिम भाई, सवाल आपसे भी है और वीवर से भी है, बताओ भाई। नंबर सही है ना, नंबर, मेमोराइजेशन और नंबर, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। जब ये आप बात करते हैं ना क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नॉलेज, यकीन करें आपकी 10 चीज़ें फेल होती हैं उसमें। कोई दुनिया की प्रोडक्ट ऐसी नहीं है वन गो में चल गई हो। अगर आपका कारोबार से भी ताल्लुक हो तो 100% भाई, पहला कारोबार एकदम से भी नहीं चलता, टाइम लगता है, हर चीज़ एकदम से नहीं चलती, लेकिन वो उसकी क्या होती है, लर्निंग। लेकिन हमारे यहाँ पे मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा, और रट्टे की वजह मार्क्स, क्योंकि हम मार्क्स नॉलेज के ऊपर नहीं देते। जिस दिन पाकिस्तान में ये निज़ाम HEC ने और जो स्कूल फेडरेशन ने शुरू कर दिया कि भाई नॉलेज पे नंबर दो, यकीन करें उस दिन शायद टीचर्स की भी सोच चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, बाखुदा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त ओवरऑल जो 22 करोड़ की आबादी कही जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर स्टूडेंट भी शामिल हैं, टीचर्स भी शामिल हैं, और मैं और आप भी उसका हिस्सा है, ठीक है ना। तो वो आप नॉलेज पे लेके, जब नॉलेज पे लेके आएंगे तो फिर हम बात करेंगे एक्टिविटीज़ की, फिर डिज़ाइन होंगी एक्टिविटीज़, फिर हर आदमी अपनी एक्टिविटीज़ खुद डिज़ाइन करेगा, कितनी अच्छी कितनी बुरी, ठीक है। उसके असेसमेंट टूल्स आएंगे, जैसे हमने बताई थी कैट की। कैट का क्या था, जल्दी होता है, क्लासरूम असेसमेंट। जी जी, शाबाश, बिल्कुल, क्या बात है इब्राहिम भाई, छा गए, बिल्कुल, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक, CAT कैट। फिर वो असेसमेंट टेक्निक के टूल्स डिज़ाइन करेंगे हम लोग। अभी तो बाहर चलते हैं दुनिया में,
इसका K21 मैंने एग्जाम लिया, हो सकता है आपको पता, हो सकता है आपको नहीं पता हो, मैं नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के हजारों इस वक्त आपके पास टूल्स चल रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि अच्छा भाई ये भी टूल्स है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं अपनी। ठीक है, वो LMS CMS का कॉन्सेप्ट आ गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है हमारी यूनिवर्सिटी में भी चला हुआ है। कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम CMS कहते हैं, ठीक है जी, चल रहा है, हर जगह चल रहा है बहरहाल, लेकिन ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि लर्निंग के ऊपर। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, कि इसके अंदर आपके पास जब आपने अप्लाई कर दिया तो अंडरस्टैंड करो कि भाई ये किया क्यों, वाई। यकीन करें, मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा सवाल करता हूँ हर बात पे, वाई, क्यों क्यों क्यों, जवाब दो, क्यों। ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों है, जवाब दो। अगेन इज एन एक्टिविटी, बताओ। नहीं बता पाए तो कोई मसला नहीं, बाद औकात तो इनकरेज करने के लिए उस पर मैं छोटे छोटे मार्क्स रख देता हूँ। ये भी एक लर्निंग, एक एक्टिविटी है कि किस तरह से आपने एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है क्लास की, वो भी एक एक्टिविटी है कि छोटी चीज़ पे छोटे छोटे नंबर दे दिए, स्टूडेंट खुश। आखिरी में कि जो फैक्ट्स आपको मिले हैं उसको रिकंसाइल करके कॉल करना कि भाई तमाम चीज़ों को देखते हो। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में आपके पास क्रिएट, इवेल्युएट, एनालिसिस, अप्लाई, अंडरस्टैंड एंड आपके रिकग्नाइजेशन ऑफ फैक्ट्स को, कि जिसको वो रिकग्नाइज करता हो। ठीक है ना, तो ये हमने बेसिकली कुछ लर्निंग स्टाइल्स देखे, हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात की। ठीक है ना, हमने बात की कि लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। फिर उसके बाद आप बात करते हैं क्लासरूम के अंदर उनके बिहेवियर्स की। देखिए यकीन करें, जो हमने बात की थी जो स्टार्टिंग में, कि क्लासरूम का जो बिहेवियर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप कोई भी जो लेसन है अपना, या असाइनमेंट है, या कोई क्विज है, या कोई भी लर्निंग वाली एक्टिविटी है जो डिफाइन करते हैं। ठीक है नहीं, उसके अंदर आपके पास दो एस्पेक्ट आते हैं। पहला आता है आपका इनएफेक्टिव एक्टिविटी, दूसरी आती है इफेक्टिव। इनएफेक्टिव यानी कि IN, ठीक है, और इफेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है जी, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, चाहे वो असाइनमेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो वर्कशीट की फॉर्म में हो, चाहे वो क्विज की फॉर्म में हो। ठीक है ना, दे आर द टू टाइप्स। ठीक है, नंबर वन इनएफेक्टिव एक्टिविटी, दूसरा इफेक्टिव। इनएफेक्टिव ये कि जिसमें टीचर कहे कि भाईजान मुझे ये कवर करना है, मैंने इतना पढ़ाना है, ये मेरा कोर्स है, अकॉर्डिंग टू द स्कूल के कंटेंट के मुताबिक समझ में आया नहीं है बेटा, मैंने तो कवर करना है। ठीक है ना, तो ये जो आपकी फिर एक्टिविटी होगी, माजरत के साथ, इंतहाई माजरत, इनएफेक्टिव एक्टिविटी होगी। ठीक है जी, ये आपके पास क्या होगी, इनएफेक्टिव एक्टिविटी होगी, चाहे वो आप असाइनमेंट की फॉर्म में ले लें, चाहे वो आप अपने इसकी तरफ ले लें। अब आते हैं इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या होती है कि जिसके अंदर जो आपका जो भी टीचर है वो एक्टिविटी इस तरह से डिज़ाइन करता है कि जिससे लॉजिक, आपकी लर्निंग हो लॉजिक के थ्रू, आपकी लर्निंग हो लॉजिक के थ्रू। कैसे, एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ कि आपको आगे देखिए मेहनत करना पड़ेगी, और ये की हमने, और मैंने पेपर्स में किए, असाइनमेंट्स में किए, अल्हम्दुलिल्लाह। होती बहुत छोटी चीज़ है लेकिन लोग समझ नहीं पाते, लेकिन इनकी लॉजिक क्लियर है, वो कर सकते हैं। इस तरह से लॉजिक क्लियर करना, और उसको कि आपने एक लेट सपोज क्विज डिज़ाइन की। अब चूंकि आपने इसके अंदर जो है वो लॉजिक डालनी है और लर्निंग, तो लॉजिक आपने ये डाली कि आपने क्लास के, मेहनत आएगी ना, ये 40 बच्चों की क्लास है तो कम से कम आपने जो क्विज़ है 5 डिफरेंट क्विज़ बनाने। चलो ये भी गूगल का काम हो गया, डाल दिया बना दिया, नो। इस तरह से कि आपने जो चीज़ उससे पूछी है, हो सकता है गलत भी पूछी हो, उसके साथ उसकी रीजनिंग डालें, क्यों। एक बात, अगर गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों नहीं है, जवाब दो। सही मानते हो, क्यों सही मानते हो, एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल्स, विद रेफरेंस। असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, या विद क्विज। क्विज के अंदर भी, क्योंकि जब आपने बहुत सारी चीज़ों से शेयर की होंगी उसको याद होंगी, उसको रटवाना नहीं, उसको याद करवाना है, बताना है। जैसे मैं आपसे बार बार पूछ क्यों रहा हूँ कि भाई हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, हमने बेसिकली जो एज ग्रुप की बात की, हमने
डेमोग्राफी की बात की, हमने उनके बिहेवियर की बात की, हमने उनके बेसिकली जो लर्निंग टीचिंग स्टाइल्स हैं हमने उनकी बात की। और अब टीचिंग स्टाइल से बात करके हम इफेक्टिव इनफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, असाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्विज की बात कर रहे हैं, क्लास टेस्ट की बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको बताई। उसके अंदर स्टूडेंट को लॉजिक देना, लॉजिक इस सेंस में कि मिसाल के तौर पे ये मेरे बच्चों के ब्लॉक्स हैं जो सामने पड़े हैं, चले मैं इस चीज़ को कोई लॉजिक अभी रन टाइम पे बना के देता हूँ। लॉजिक ये कि अब आप देखें हर आदमी का डिफरेंट पेपर है, अंग्रेजी के वाले का अंग्रेजी का होगा, हम इंजीनियर हैं तो हम इंजीनियर सीन की बात करेंगे हम। ठीक है ना। लॉजिक ये दी कि आपको एक लाइन क्रिएट करनी है, ये 2 लाइंस हैं, ठीक है ना, ये 2 लाइंस हैं। आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर एक डिस्टेंस आपने कवर करना है, ये 2 लाइंस हैं, ठीक है। ये एक बंदा है, लेट सपोज ये चलें इसको बंदा बना लेते हैं अपने टीवी के रिमोट पे। ये बंदा है, इसने डिस्टेंस कवर करना है और पीछे से एक समझ लें एक डिवाइस है जो आपको देख रही है और आपका डिस्टेंस कैलकुलेट करेगी और आपकी डायमेंशंस को, आप टेढ़े मेढ़े सीधे आगे पीछे होते हो, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट आना चाहिए ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन का हो। जल्दी से बताएं इब्राहिम भाई, अब आई डोंट नो आपका मैथ्स का फाइनेंस का बैकग्राउंड है या नहीं है, ये बंदा कैसे चलेगा, जल्दी बताएं लॉजिक। सर लॉजिक तो डिस्टेंस को दोनों का निकालेगा और फिर चलना शुरू कर देगा। डिस्टेंस फार्मूला यूज कर ले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के। हाँ तो क्या होगा बताएं ना, कोई मतलब नहीं, गलत बताएं सही बताएं सर, क्योंकि ऑडियंस तो बोल नहीं रही, मैं आपसे पूछूंगा और ये रन टाइम की एग्जांपल है मेरी। डिस्टेंस फार्मूला अगर हम यूज करते हैं दोनों के कोऑर्डिनेट्स को हम जो है वो आपस में दूसरे के साथ माइनस कर देते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट्स को दोनों को माइनस करके उसका स्क्वायर, तो हमें पता चलेगा ये यहाँ से। तो कैसे करेगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। बिल्कुल एक्स वाई कहाँ पर होंगे सर, ये एक्स वाई तो अब इसके कोऑर्डिनेट देखने पड़ेंगे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ हॉरिजॉन्टल पे है, ये सीधा खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल समझ ले ज़मीन है, ये समझ ले प्लेन है, क्योंकि मैं लैपटॉप का सर नीचे नहीं कर सकता, वरना चले आपके खाते में मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। ओहो एक मेरा ब्लॉक गिर गया, कोई बात नहीं, ये मेरे बच्चों के ब्लॉक पड़े हैं खेलते हुए, तो आपके सामने अभी लाइव करके दिखा रहा हूँ और ये लाइव एग्जाम्पल है, यानी कि कोई सोची भी नहीं है, अभी मेरे जहन में एक्टिविटी कराते हैं तो मैंने कहा चले आपको एक्टिविटी, ये मेरे बच्चे का बॉक्स है, समझ लें कि ये एक बॉक्स है जो कि इट्स अ प्लेन सरफेस, ठीक है जी। ये आपको पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, मैं लैपटॉप थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये देख लें भाई, ये प्लेन सरफेस है, सही है ना। इस प्लेन सरफेस पे ये एक बंदा है, भाई एक्टिविटी है ना, अब डिज़ाइन करनी है तो मेहनत लगाना पड़ेगी दिमाग। अब ये आपके पास 2 लाइंस हैं और हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये इसकी पोजीशन क्या होगी इस बंदे की। सर इस बंदे की पोजीशन तो स्ट्रेट ही हो, मतलब कि बिल्कुल सीधा जाएगा ये, और सीधा जाएगा इसका मतलब ये है कि इसको जो है वो बिल्कुल डिस्टेंस जो है वो सेंटर लेना पड़ेगा, कि जो 2 पिलर आपने रखे हुए अभी उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ये पास होगा तो उसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी बिल्कुल। अच्छा चले ठीक है, अच्छा सवाल अच्छा जवाब, लेकिन चले अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने ऐसी बैठे बैठे एक्टिविटी बना दी, बच्चों के खिलौने सामने पड़े थे, किताबें और उनके टॉयस, उसको देख के देखिए होगा क्या। मैं दोबारा इस पर आता हूँ। हमने कहा है कि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, एक बंदा चल के जा रहा है और उसका हमने देखना है कि वो कितना कहाँ चलेगा, तो क्या देखें जी, अब वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो जो लाइन है एक्स और वाई, बड़ी प्यारी बात की आपने, तो देखें वो एक हॉरिजेंटल यानी कि स्पेस पे तो यूँ चल रहा है वो, मतलब यूँ समझ लें, ठीक है। वाइड के ऊपर आप समझ लें कि चलो एक ही जगह पे ऐसे ही हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी सर, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी कि ना ना ना, ये बंदा कुछ चलेगा ही नहीं, एक जगह खड़ा रहेगा, तो ऑटोमेटिक एक्स भी 0 वाई भी 0, और जब इसका ग्राफ बनना शुरू होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी जो डेड इंसान की आती है, टी, समझे। तो टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा, टाइम अगर डिस्टेंस और टाइम को अगर हम लेते हैं तो फिर वो टाइम 1 घंटा ले या 1 सेकंड ले, वो हिलेगा ही नहीं, हिलेगा नहीं। तो देखिए मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, बात समझ रहे हैं। आपने बड़ी प्यारी बात की एक्स और वाई की, तो भाई जब दोनों 0 पे रहेंगे तो लाइन आएगी ना, वरना तो वाई पे या एक्स पे चलेगा तो वेरिएशन से लाइन चेंज होगी ग्राफ पे। कहने का मकसद ये है कि हाउ थिंग वर्क्स, इस तरह के भाई सवालात बनाए जाते हैं। अगेन मेहनत 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 करोगे तो फिर ही स्टूडेंट से ये पूछोगे ना, देखने को अब आपको समझ में आ गया, एक तो बड़ी आसान सी चीज़ है, ये मैं बच्चों के साथ करता हूँ।
भाई मेहनत करोगे तो समझ में आएगी ना। जब अपनी लॉजिक क्लियर नहीं है तो कैसे बच्चों को सवालात दोगे? जब नेट से ढूंढ के सवालात दोगे, इंटरनेट से छाप के दोगे, दूसरी यूनिवर्सिटियों से उठा के दोगे, पुराने 10 साल रखे हुए पेपर को उठा के दोगे, तो कैसे बात होगी लर्निंग की? कैसे आए? बात समझ रहे हैं सर आप? जी सर, बिल्कुल। कैसे आएंगी एक्टिविटीज क्लास में? दिस इज हाउ द एक्टिविटी बिगिंस। शुरू होती है कि आपने, और एक्टिविटी देखिए हमने आपके सामने 8, 3, 4, 5 से लेके 8 स्टाइल चलते हैं लर्निंग के और एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट में, जिसकी मैंने अभी आपको लाइव एग्जांपल दे दी कि कोई सोच के नहीं बैठा था। बात करते हुए बात आई तो मैंने कहा ये ले अभी पेश कर देता हूँ आपको एक मैथमेटिकली, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि ज़्यादा बात आप, आई थिंक मैं आपका फाइनेंस से शायद ताल्लुक है आपका, अगर मैं गलत ना हूँ तो। नहीं सर, मेरा दरअसल जो है वो मैथ से ताल्लुक है। अच्छा, मैं से फिर तो समझ लिया, फिर आप तो फील्ड की सवाल, लेकिन कोई बात नहीं। अगर देखें बात सारी है कि ये लर्निंग अभी हम बात करें किस तरह से हम अपनी डेवलप कर सकते हैं लर्निंग आपकी एक्टिविटीज। तो ये एक एक्टिविटी की एग्जाम्पल हो गई, वैसे और भी दी है लेकिन ये एक ताज़ा एग्जाम्पल है, बिल्कुल फ्रेश, जब ये अभी दिमाग में है और मैंने आपके सामने अल्लाह के हुक्म से पेश कर दी। ठीक है, तो ये आप बात करते हैं स्टाइल्स की। उसके साथ साथ आपके पास जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी देख लिया हमने, उसका एक लर्निंग स्टाइल देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो बनता है वो क्लास के अंदर आप जब एंटर होते हैं, आपने स्टूडेंट को समझ लिया, एज ग्रुप देख लिया, देखने के बाद उनके माइंडसेट को देख लिया, किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, फिर उसके बाद जो है आप इट्स यू अगेन। ये कोई स्कूल वाला नहीं बताएगा, यूनिवर्सिटी वाला नहीं बताएगा कि विच स्टाइल और विच लर्निंग एक्टिविटी यू हैव टू यूज इन द क्लास। अगेन इसमें जो मोटिवेशन का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन। ठीक है, वो आपने हमेशा अपने आप को भी डीमोटिवेट नहीं करना स्टूडेंट को। बैक टू अगेन हम एक्टिविटी की बात कर रहे थे, किस तरह से हम डिज़ाइन करें इनएक्टिव और आपके एक्टिव की। ठीक है, ये मेरे ख्याल से शायद आपने कुछ शो किया सर बेसिकली। अच्छा एनीवे आपने शायद स्क्रीन शो कर दी, शेयर कर दी थी, कोई बात नहीं, एनीवे कैरी ऑन। तो मैं अब यहाँ पे आपके पास था कि हम बात कर रहे थे इन इफेक्टिव असाइनमेंट हो, चाहे कोई क्विज हो, चाहे वो वर्कशीट हो। फिर हमने इफेक्टिव की हमने बात की थी, असाइनमेंट की, वर्कशीट की, और जो है आपके बेसिकली इसकी। बिल्कुल ये अब मेरी बेटी मुझे दिखा रही है, दिखाएं बेटा किताब। अब वो मुझे किताब में दिखा रही है एक एक्टिविटी की। ठीक है ना, ये अब ये क्लास की एक्टिविटी है। बेटा ज़रा पानी लाइएगा प्लीज़। ये बेटे भी पढ़ रही है तो मैं इनकी एक्टिविटी दिखाता हूँ कि इसमें अब आपको देख के समझ जाएंगे उसमें होने क्या वाला है। कोई भी देखेगा सबको नज़र आ जाएगा कि ये एक्टिविटी क्या कह रही है। बच्चों से कह जी एक लाइन लिखें, सबको पता है जी बारिश हो रही है, एक बंदा भागता हुआ आ रहा है, बच्चे क्लासरूम में उसको देख रहे हैं। अगेन इट्स अ विजुअल एक्टिविटी। ठीक है जी, ओके पानी दीजिए बेटे। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक्टिविटी मुझे दिखा रही थी। तो अगेन सर हम बात कर रहे थे इफेक्टिव। अब ये इफेक्टिव है विजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर मैंने आपको जो लॉजिक दी, ठीक है ना, मैंने लॉजिक दी, पानी बेटा तो सही है ना, लॉजिक दी, तो ये आपकी हो गई बेसिकली इफेक्टिव पेपर, इफेक्टिव क्लास असाइनमेंट, इफेक्टिव आपका क्विज ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक and what is exactly in your mind to interpret what you have the knowledge। ये इस नॉलेज पे अगर हम बात करें और फिर ए ग्रेड A1 ग्रेड दें किसी को, तो मैं समझता हूँ फिर हम इसके साथ हक का फैसला करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर इसको क्रिएट करने के लिए देखें, आपको मैंने जैसे कहा स्टूडेंट का दिमाग समझना है, अपना समझना है। आपने उनसे बहुत आसान आवाज़ में और आसान अल्फाज में, आसान ज़बान में बात करनी है। वही वाली बात मैं इंग्लिश की थ्योरीज लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ पढ़ के आपको सुना रहा होता। सॉरी क्योंकि बोल बहुत रहा हूँ तो प्यास लग रही है तो बार बार पानी पी रहा हूँ। तो उसमें होता ये कि पढ़ा करा रहा होता तो बात समझ में नहीं आती। तो मैं आपको बड़े सिंपल वे में समझा रहा हूँ, इसलिए कि ये एक एक्टिविटी है अगेंस्ट लर्निंग स्टाइल। तो जो बात करें सिंपल वे में समझा ताकि समझ में आए, सिंपल लैंग्वेज में, और डुप्लीकेट करें, बार बार बताएं स्टेप्स को। जो मेरी आदत है, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि वो टीचिंग कर करके या ट्रेनिंग दे दे के बन गई कि मैं एक चीज़ को 3-3 बार रिपीट करता हूँ।
इसलिए ताकि उनको बार बार जो चीज़ बताई जाए वो हमेशा ज़िंदा रहती है, जिस चीज़ का जिक्र ना किया जाए काफ़ी अर्से तक कॉमेडी आती है। जो बैक्ट्रिस का भी यही हाल है। ठीक हो गया। तो यह आ गया आपका क्रिएटिंग इफेक्टिव असाइनमेंट्स, आपका क्विज, आपका पेपर। ठीक है जी। फिर हम उसमें बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर और उसकी बेसिकली प्रेसिजन्स की, कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से आप लेके चलेंगे। जैसे इस वक्त जो मैं लर्निंग और इस वक्त जो एक्टिविटी का स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूँ वो आपके सामने है कि जी हमने ये किया ये किया ये किया, और हमने फिर एग्जाम्पल दी ताकि आपको बात समझ में आए। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको अपने असाइनमेंट के ऊपर एक तो उस सब्जेक्ट पे कमांड हो, आप उस फेमिलियर से कॉन्सेप्ट हो, और आपने उस फॉर्मेट को स्टूडेंट से भी रिकग्नाइज कराना है। यानी कि जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि क्लास में कभी इस हवाले से सवालात नहीं हुए या उनको कॉन्सेप्ट नहीं दिया, डायरेक्ट आपने लॉजिक वाला सवाल पूछ लिया, तो ये स्टूडेंट के साथ ज्यादती हो जाएगी। ठीक है। तो आपने उसके लिए भी इनको तैयार करना है, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर। और जो अभी हमने प्रिसीजन की बात की, प्रिसाइज की बात करी, कि वो बहुत ही क्लियर हो, स्ट्रेट हो और इंतहाई सिंपल हो कि स्टूडेंट अपना टास्क कंप्लीट भी कर सके, उनको समझ में भी आ सके। उसके बाद आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज करते हुए उसकी नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, आजकल जो यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी इंजीनियरिंग यानी कि पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने कर दिया, और वो इनको देखते हैं, इनके नंबर दिए हुए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने कितनी अपनी इस टीचिंग में यूज़ की। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इसकी इवैल्यूएशन किस तरह से कंप्लीट की। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने अपने स्टूडेंट को भाई समझना कैसे है, तो फिर उसकी एक्टिविटी डिज़ाइन करना है। ठीक है। एक्टिविटी ये है कि इसकी मिसाल मैं आपको एक तालाब से दूंगा। तालाब क्या मतलब कि हर तालाब में मछलियाँ होती हैं, इसी तरह हर क्लास में स्टूडेंट होते हैं, हर मछली की एक किस्म होती है, तो हर स्टूडेंट की भी एक किस्म होती है, हर नस्ल का एक स्टूडेंट होता है। तो उसमें 3 मिसालें दी जाती हैं, और अगेन ये एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम मैं अभी भूल चुका हूँ, वहाँ की एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ कि उसने 3 मछलियों का जिक्र किया। तो हम भी 3 स्टूडेंट्स की कैटेगरी की बात करेंगे जो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। एक उसने कहा मछली प्रिहाना मछली, नाम से आप समझ गए होंगे प्रिहाना मछली क्या करती है। ठीक है जी, फिल्में देखी होंगी आपने, और ये लोगों को खा खा के मार रही है, प्रियाना मछली। दूसरी होती है कैटफिश, ठीक है जी, जो अक्सर आप कहीं खाना जाएं या इधर जाएं लोगों ने एक्वेरियम में रखी होती है कैटफिश। तीसरी होती है बड़ी खूबसूरत सी बड़ी प्यारी सी घूमती हुई आपकी गोल्ड फिश। तो ये स्टूडेंट्स की जो लर्निंग टाइप्स हैं क्लासरूम की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्रियाना मछली। प्रियाना मछली जैसे आपने नाम सुना आप समझ गए होंगे कि ये वो ट्रबल मेकर्स हैं, या वो एग्रेसिव स्टूडेंट्स हैं, या वो नेगेटिव माइंड्स हैं, या वो लोग हैं कि जो लोग आ तो गए पढ़ने लेकिन उनका मूड नहीं था, इसलिए नहीं था तो उनका शौक ये नहीं है। ये नहीं कि वो पढ़ नहीं सकते, ये नहीं कि वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो सारे काम कर सकते, लेकिन फ़र्क ये कि उनके घर वालों ने उनकी डायरेक्शन गलत सेट कर दी। उनका दिल और दिमाग कहीं और हो सकता है वो बनने के लिए, और उनको बिठा के ला दिया, तो वो बन जाते हैं आपके प्रियाना मछली। अब उनसे भी आपने एक्टिविटी करानी है, ठीक है ना। वो फिर इंशाल्लाह सर अभी मैं टाइप बता के और थोड़ा सा इसको एंड करूँगा, क्योंकि अब माशाल्लाह 1.5 घंटा हो चुका है। मैंने सोच के आया था मैं शायद 40 मिनट्स दूंगा, लेकिन बात वही होती है कि बात करते करते भूल जाता हूँ और एक एक बोतल पानी की पी जाता हूँ। बहरहाल तो फिर मुझे भी ख्याल है जब मैंने टाइम देखा था, अच्छा 1.5 घंटा हो रहा है मुझे बोलते हुए। बहरहाल तो खैर आपकी आ गई प्रियाना मछली, जो कि एक सर्टेन माइंडसेट से आती है। वो बेचारे करना कुछ चाहते हैं घर में, उनको समझ में नहीं आता कि लाइफ में करना क्या है, ज़बरदस्ती बिठा दिया जाता है यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में और कॉलेजों में उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो उनको समझ में नहीं आते, वो थ्योरेटिकल होते हैं और वो करना कुछ चाहते हैं, तो वो फिर प्रियाना बन जाते हैं। अब आते हैं गोल्ड फिश। गोल्ड फिश वो मछली होती है गो विद द फ्लो मेरे टाइप की, कि भाई जो चल रहा है चलने दो, मोटिवेशन है बस, ठीक है यार टीचर ने पढ़ा दिया, ओके चलो यार थोड़ा सोशल भी हो जाते हैं, चलो यार मार्क्स है कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, कुछ लाइफ में कर लेते हैं, चलेगा। अच्छा आखिरी है तीसरी गोल्ड फिश। गोल्ड फिश यानी कि सुनहरी चमकती वो टॉप क्लास के 4-5 बच्चे जो हर चीज़ में आ गए,
हर नंबर्स में आगे, सवालात पूछने में आगे, लाइफ में आगे, वेल मोटिवेटेड, एंथुसियास्टिक, लर्निंग का जज्बा, कुछ कर दिखाने का, कुछ अचीवमेंट करने का, ये चीज़, ठीक है ना। तो ये आपके पास, फिर उसके बाद इनकी कुछ प्लानिंग की स्टेजेस आई थी, किस तरह से डिटरमाइन करना है अपने टीचिंग का स्टाइल या लर्निंग स्टाइल या एक्टिविटी स्टाइल इन स्टूडेंट के लिए, जिसमें प्रियाना भी हो, जिसके अंदर आपके पास कैटफिश भी हो, और जिसके अंदर आपके पास गोल्डफिश भी हो। किस तरह से उनकी रीडिंग करवानी है अपने क्लास में, उनको असाइनमेंट्स देने हैं, और उनकी स्किल सेट्स को इम्प्रूव करना है। किस तरह से एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए या इन किसी भी चीज़ों का उनको इन चीज़ों से आपने इनिशिएट करा के उनको अप टू मार्क लाना है, और उनको कनेक्ट करवाना है कि ना सिर्फ पढ़ाई से, उनको फिजिकल एक्टिविटीज से, उनको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पशन से। मिसाल के तौर पे मैं चले आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी पाकिस्तान में नहीं बाहर जाके पता लगी थी, लबलास ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है सर? पता है तो ठीक है, मुझे भी नहीं पता थी। आई एम ऑल्सो इंजीनियर, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग की है, बाहर गया हूँ, फिर मुझे एक ऐसी बात हुई, तो मुझे फिर बाद में पता चला कि अच्छा इसकी ये एग्जाम्पल है, हमारे उस्ताद ने तो बताया नहीं। सर आइडिया है आपको? कोई मसला नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लबलास ट्रांसफॉर्मेशन की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अच्छा, हमसे ही पूछा गया क्योंकि हम एक सब्जेक्ट देख रहे थे जीआईएस का, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और उसमें बात हो रही थी, तो पता ये चला कि लबलास जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रैक्टिकली बहुत सारी होंगी, उनमें से एक जो गाइडेड मिसाइल होते हैं जीआईएस बेस्ड, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, तो वो जो पूरा उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन बनती थी कि जहां आपने हिट करना है टारगेट को, वो लबलास फॉर्मेशन के फॉर्मूले से होती है। अगर क्लास में टीचर बता देता कि बेटे जो मिसाइल होते हैं गाइडेड जो आजकल चल रहे हैं उसमें लबलास फॉर्मेशन लगती है, तो क्या उस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बढ़ता? अच्छा है, ये तो मिसाइल में लगती है, आप बेटा मिसाइल बना के दिखाओ। तो ये चीज़ है कि आपने जब भी कोई एक्टिविटी करानी है, लाजमी है कि आपने उसका लेवल ऑफ रीडिंग, लेवल ऑफ स्किल्स, टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराना और कनेक्ट कराना उसकी राइटिंग को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, ठीक है, और एक इस्टेब्लिश करना उसके अंदर एक पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के तौर पे उसको पेश करना, उसके सवालात को सुनना, उसके सवालात को कराना। अब ये भी होता है हमारे स्टूडेंट्स को कि क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए बेकार सवालात आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो आ गया तो 5वीं 6ठी क्लास में और पहली क्लास की बात पूछ रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ आपने एसेंशियल लेने हैं सवालात को और इनकरेज करना है। और फिर इसके अंदर जो समझ लें कि मोहतरम गे फिलिप साहब हैं और मारी गिब्सन है, इन्होंने 36 वेज ऑफ टीचिंग ऑफ और लर्निंग के हिसाब से एक किताब लिखी है और एक कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने थिंक पेयर शेयर का। उस थिंक पेयर शेयर में उसने कहा है कि भाई लेसन का कंटेंट समझो, लर्निंग का लेवल जानो यानी कि स्टूडेंट के, उसी हिसाब से अपने मेथड्स चेंज करो, मटेरियल बनाओ, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करो अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये नहीं कि मैंने एक एक्टिविटी बना ली तो अब 10 क्लासों में 10 मुख्तलिफ सब्जेक्ट में मैं वही चला रहा हूँ। जी नहीं, नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। यानी कि ये थिंक पेयर, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ थिंक पेयर शेयर की, जो कि मोहतरम मिस्टर गैरी फिलिप्स ने 36 वे ऑफ टीचिंग ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि किस तरह से एक्टिविटीज़ स्टाइल डिज़ाइन होती हैं, उसके हवाले से उसने बात की है। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है जो मैंने यहाँ लोगों के सामने पेश किया है, थिंक पेयर का, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जो भी हमने बता दिया, इवैल्यूएशन टूल्स, इवैल्यूएट करो स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, और उनको आगे लेके चलो। बहरहाल सर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो इतना काफ़ी होगा कि हमने जो बेसिकली बात की आपकी, सबसे पहले हमने शुरुआत की स्टूडेंट से, यानी कि रेंज से, उनकी रेंज क्या होगी, फिर हमने उनकी डेमोग्राफी की बात की, फिर हमने उनकी लर्निंग की बात की, उनकी हमने फैकल्टी और स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस की बात की कि क्या एक्सपेक्टेशन है, फिर हमने बात की मेकिंग द कनेक्शन यानी कि मैपिंग बॉस्टन यूनिवर्सिटी की, जिस बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बॉस्टन यूनिवर्सिटी का जो ग्राफ है वो बना, उन्होंने एक लेक्चर और लर्निंग और टीचिंग के हवाले से कैसे काम किया, तो पूरी परसेंटेज दिखाई कि 60, 15, 10 और 10 अदर्स के नाम से, यानी कि स्टूडेंट
इंडिविजुअल, कलेक्टिव, ग्रुप में और अदर और बाय लेक्चर। उसके बाद हमने फिर क्या देखा कि जो आपका फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, जो क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक जिसको हमने कैड का नाम दिया। उसके बाद हमने पूरे टूल्स ऑफ टीचिंग के बारे में देखा कि जिसके अंदर हमने कहा कि जिसकी वीडियो का मैंने एग्जांपल दी कि जो वीडियो टेप है टूल्स इन टीचिंग्स का, जो कि सेकंड जो है वो बेसिकली इन्होंने लिखी थी और बड़ी अच्छी वो है कि जिसके अंदर पूरा इन्होंने बताया कि भाई अपने आप को आप देख सकते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं। फिर हमने बात की अंडरस्टैंडिंग आज से क्लास की बिहेवियर की। उसके बाद फिर हमने बात की बेसिकली आपके पास जो आर्ट स्टाइल्स हैं उनकी, विजुअल, वर्बल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, सोशल, फ्लैरिटी, कॉम्बिनेशनल, फिजिकल, काइनेस्टिक भी कहा जाता है, ऑडियो। फिर हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात की, क्रिएट, इवैल्यूएट, एनालिसिस, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, और फिर आखिर में हमने बेसिकली बात की इनफेक्टिव और इफेक्टिव टीचिंग, क्रिएटिंग लर्निंग स्टाइल्स की इन द फॉर्म ऑफ क्लास एक्टिविटी, वर्कशीट, असाइनमेंट्स, क्विजेस, पेपर्स। और फिर हमने जो है थिंक पेयर शेयर की बात की, जो कि एक बेसिकली बुक से ली गई है जिसमें बेस्ट प्रैक्टिस इन लेसन प्लानिंग और उसके बारे में बात की गई है 60 वेज ऑफ टीचिंग ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ के हवाले से गैरी फिलिप्स की। तो ये सर मौजूद है। वैसे तो बातें करने को और भी है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो इतना आज के लिए काफ़ी होगा, वरना लोग शायद आगे पीछे हो जाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्रीफ नॉलेज। काफ़ी हद तक जो है वो हमेशा जैसे आपके साथ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आज भी जो है वो हमें कुछ बिल्कुल नया सीखने का प्रोसेस मिला। सर आपकी एक बात पर बस सिर्फ कोट करना चाहूँगा कि आपने कहा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो हम यूजुअली जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देखते हैं कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, ये हम 3 फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चे के ऊपर। तो एक्चुअली जब बच्चे के लिए कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसका उलट फॉर्मूला हमें अपने आप पे यूज़ करना होता है कि आपको क्रिएट से जाना है। तो क्रिएट करेंगे आप अपनी एक्टिविटी को, तब जाके उसे आप सिंथेसाइज करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद आप उसे अप्लाई करेंगे क्लासरूम में। जब आप उसे अप्लाई करेंगे तो खुद ब खुद वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, आपको ये पता चलेगा कि बच्चे ने कितना समझा है, और फिर आप उसकी रिमेम्बरेंस पर आ जाएंगे या उसके जो नॉलेज पार्ट है वहां तक आ जाएंगे कि अब क्या नॉलेज उसको ट्रांसफर करनी चाहिए। तो एक्चुअली इट्स ए 2 वे प्रोसेस। तो अगर हम देखें तो 2 वे प्रोसेस है कि बच्चे के साथ आपको नीचे से ऊपर चलना होता है और आपको जो है वो ऊपर से नीचे आना होता है। तो इस तरीके से जो है वो हम प्लान्स कर सकते हैं। और सिंपली एक बहुत अच्छा फार्मूला जो है वो आपने अभी बता दिया हमें, और इस फार्मूले को काफ़ी हद तक जो है हम याद भी रख सकते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी हर कोई बंदा याद रखता है। तो सिंपल सा फार्मूला है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी बनाते हैं, कोई डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, तो इस फार्मूले को याद रखें। जब आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन हो जाएगी कि आपके वो पॉइंट्स, वो ऑब्जेक्टिव्स, वो एम्स, वो सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि एक्टिविटी जो है वो बेशक बनाना बहुत मुश्किल हो। ये समझता हूँ कि आपके पास बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारा पढ़ाना है, बहुत लोड है, आप नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू डू इट, बिकॉज यही आपकी लर्निंग है। अगर आप कुछ लर्निंग करना चाहते हैं तो यही एक प्रोसेस है कि आप इसमें लर्न कर सकते हैं। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक इंजीनियर सैयद रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। और माशाल्लाह जो है वो 1.5 घंटे का हमारे पास सेशन हो चुका है, जो आपने 1 घंटे के लिए रखा था वो 1.5 घंटे में ट्रांसफर हो चुका है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली टाइम। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ और जुस्तजू हो गई होगी उनसे आपको सीखने की। और जिस तरह मेरी एक इंटरेस्ट लेवल आपके साथ और बढ़ता जा रहा है, दिल कर रहा है कि अभी मैं आपको बोलूँ कि सर अभी आधा घंटा और है, अगर आप कुछ और बोलना चाहें तो बोल लें, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है वो बुरा मान जाएंगे कि ये कुछ आपने ज़्यादा ही कर दिया। तो उम्मीद है कि माशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर हम इस बारे में मज़ीद और इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जो है वो मज़ीद आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि अब हमारे लॉकडाउन खत्म हो गए तो इनिशियली हम कोशिश करेंगे कि फिजिकल जो है वो हम एक सेशन जो है वो रखें। और सबसे पहला जो सेशन हमारा होगा वो इंशाल्लाह इंजीनियर सैयद रिजवान साहब के साथ ही हम कंडक्ट करेंगे, ताकि उस एक्टिविटीज़ जो ये कह रहे हैं उस एक्टिविटीज़ को हम फिजिकली करें और हम जो है वो बिल्कुल उस
नॉलेज पर आ जाएं कि किस तरीके से जो है वो हमें अपने आप को पहले ट्रांसफॉर्म करना है और उसके बाद जो है वो हमें बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि वो रोट लर्निंग से हटकर दोबारा जो है वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, एक चीज को समझने की सलाहियत को जो है वो बरकरार रख सके। सो वंस अगेन मेरे व्यूअर्स और स्मार्ट गेम्स एकेडमी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच। बस इसमें मैं आखिरी में यही ऐड करूँगा, देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको रेफरेंसेस के साथ बताई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं, जो हम लोगों को ट्रेन करते हैं, जिसमें HEC में टीचर्स को खास करके यूनिवर्सिटी को हम ट्रेन करते हैं, तो उस एस्पेक्ट से भी है। लेकिन अगेन बहुत सारे लोग के डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे, हो सकता है मेरी इन बातों से एग्री करेंगे, हो सकता है डिसएग्री करेंगे। अगेन मैंने जिस तरह से बताया कि अपने एक्सपीरियंस प्लस कुछ रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए ये जो कंटेंट आपके सामने पेश हुआ है, इसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट भी है जो रेफरेंस मैंने देने की कोशिश की, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी लाइफ से ही एसोसिएटेड हैं, कॉपीराइटेड बाय मी, तो वो मैंने स्ट्रेट अवे कह दी। तो अगेन अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई फीडबैक हो या कोई ऐसी चीज़ मुझसे लैकनेस हो गई हो, इंसान है 100%, ना कभी कोई हुआ ना हो सकता है, ये अल्लाह की ज़ात के बहरहाल, तो वो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि हमने भी लर्निंग, मैं अभी भी लर्निंग स्टेज पे हूँ, मेरा भी काम सीखने सिखाने का रुका नहीं है। मैं अभी तक इस वक्त अपना प्याला खाली रखता हूँ, एम्प्टी अबाउट। बिल्कुल सर, हमें एम्प्टी रखना ही पड़ेगा ताकि कुछ चीजें नहीं सीखने के लिए, जाहिर सी बात है पुरानी चीजें जो है वो हमें एम्प्टी करनी ही पड़ती हैं। नहीं, तो एम्प्टी सर नहीं करनी, थैंक यू उनको सो रखना होता है एम्प्टी वाले बॉल में, यानी कि इल्म आता जाए आता जाए आता जाए, और आपके मुझे नहीं आता, यानी कि प्याला को खाली रखें, सर, ठीक है वो जी। एम्प्टी बॉल को एम्प्टी करने के लिए पानी कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना सर। नहीं ना, यही तो बात है, बॉल बड़ा होता जाएगा, वो ना नॉलेज इंक्रीज इनसाइड मी रब्बे इल्मा, मतलब क्या कि आती चली जाएगी आती चली जाएगी आती चली जाएगी, स्पेस बढ़ती चली जाएगी। आप ये मत समझिए कि कहीं और फेंकनी है, ना ना ना, वो भी वहीं रहेगी, उसके ऊपर बिल्डअप होता रहेगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी, ताकत दी तो ज़रूर आपके साथ सेशन करेंगे, फिजिकल भी या फिर ऑनलाइन भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसके साथ जो है मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि हम जो है वो इसी क्लासरूम एक्टिविटीज़ को थोड़ा बहुत और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गेम्स जो है वो बेसिकली डिज़ाइन करते हैं। स्मार्ट गेम्स अकेडमी जो है उस पर काम करती है और इसी के बेसिस पर जो है वो मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़, ताकि बच्चे जो हैं, जो टॉपिक बहुत ही मुश्किल होते हैं बच्चों को समझने के लिए, उनको इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाया जाए। इसके बारे में हमने मज़ीद काफ़ी सेशंस के अंदर बात भी की है कि किस तरीके से स्मार्ट गेम्स अकेडमी जो है वो रोट लर्निंग की तरफ से बच्चों को हटा के कॉन्स्ट्रक्शन लर्निंग की तरफ जो है वो लेके आती है। तो एक छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने प्ले करना चाहूँगा, तो वो आप सब देखें, उसके बाद जो है वो मैं इस सेशन को जो है वो एंड करूँगा। 1 मिनट। Feeling sleepy and getting bored in lectures? Let's change the way of learning into some gaming experience with Smart Games Academy. Presents educational brand games based on different subject and topics. Let's play our periodic table Tambola. This game helps students to easily memorize the symbols of the elements as well as their names. And we offer many other games. For more details, visit our website or contact us. तो थैंक यू व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सबको ये बात पसंद आई होगी और मज़ीद जानने के लिए जो हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, ताकि मज़ीद जो है वो आप हमारे इस टॉपिक के बारे में जान सकें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे और मज़ीद जो है वो आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन का मौका है। तो थैंक यू सो मच, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।